वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे और सुबह का आगाज बहुत अच्छा सा किया होगा। यकीनन आज ईद का तीसरा दिन है और ईद के तीसरे दिन भी आपके घर में उसी तरह गहमा गहमी होगी, मेहमानों की आमद भी होगी और खाने भी उसी तरह से बन रहे होंगे, क्योंकि पार्टीज जो हैं वो हमारे यहाँ ईद के तीसरे दिन भी ख़त्म नहीं होती हैं। ख़ास तौर से ये मैं कहूँगी कि ईद के तीसरे दिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो भी हमारे पास गेस्ट आए उन्होंने जब हमें ये बताया कि हम जो हैं शीर खुरमा तो ज़रूर बनाते ही बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बिरयानी को हम कभी नहीं भूलते। तो बिरयानी का जो लेफ़्ट ओवर है उससे भी एंजॉय कर रहे होंगे और उसके साथ साथ वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेहमान जो हैं कहते हैं कि आपके घर में जो है रहमत होते हैं, तो रहमतें अभी भी आपके साथ होंगी और आज भी प्लान होगा कि लंच भी किसी के साथ करना है तो डिनर भी करना है। और उसके अलावा बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारा जो ब्रेकफास्ट हो ईद के दिनों में वो भी हमारे गेट टुगेदर हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो या फिर बहन भाइयों के साथ हो। तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो ज़रूर हमसे शेयर करिएगा। लेकिन आज जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो यही है कि जिस तरह लाइटर मूड में हमने आपके साथ पहले दिन ईद सेलिब्रेट की, दूसरे दिन की और अपने मेहमानों से आपको मिलवाया, उन्होंने अपनी तमाम बातें, ख़ास तौर से अपनी वो मेमोरीज़, वो अपनी बचपन की यादें या फिर हमारे साथ जो हमारे दोस्त आके मिले, कि दोस्त जब मिलते हैं तो ईद जो है उसका मज़ा और ही ज़्यादा दुबाला हो जाता है। तो किस तरह सेलिब्रेट की, आप क्या कर रहे हैं, ज़रूर शेयर करिएगा। लेकिन हम आज आपको किससे मिलवाने जा रहे हैं ये आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी हम लेंगे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ बहुत सारे और भी मेहमान होंगे, बातें भी होंगी और खानों की भी बातें होंगी और उससे भी ज़्यादा ये होगा कि आपने ईद के बाद अपना ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि हम अपना ख्याल रखना बिल्कुल भूल जाते हैं। उस ख्याल को किस तरह से दोबारा से अपने आप में लेके आना है और ख़ास तौर से अपने जहन में। और मैं यही कहती हूँ हमेशा कि जब आप अपना जिक्र करें या अपनी फैमिली का सोचें तो उसमें सबसे पहले ये सोचिए कि आपने पहले अपना ख्याल किस तरह रखना है और अपने ख्याल के साथ साथ फिर अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकते हैं। तो रहते हैं आपके साथ ही और अभी हम लेके आ रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे साथ इस स्टूडियो में होंगे वो मेहमान जो आपको बताएंगे कि आज ईद का दिन वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ईद के दिन उनकी क्या मसरूफियात रहेंगी और आपको क्या करना है। तो रहिए हमारे साथ, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और ईद मुबारक। और यही मैं कहूँगी कि जब हम ईद के तीसरे दिन आपसे बात कर रहे हैं तो कोशिश यही मैं कर रही हूँ कि आपसे ये ज़रूर पूछूं कि भाई आपने ईद के जो 2 दिन हैं वो कैसे गुजारे। आपसे तो खैर मैं नहीं पूछ सकती, लेकिन जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनसे ज़रूर पूछेंगे। और ईद का तीसरा दिन हो, पहला दिन हो या दूसरा दिन हो, तो हम सबकी ना सिर्फ ये कोशिश होती है कि हमारे जो मेहमान आ रहे होते हैं उनको बहुत अच्छे से उनकी मेहमान नवाजी करें, बल्कि उससे भी ज़्यादा हमारी ख़वातीन की ये कोशिश होती है कि अपने आप को भी जो है स्टाइल में रखें और जो भी ट्रेंडिंग स्टाइल चल रहा है उसके मुताबिक जो है अपनी ड्रेसिंग करें। तो यही कोशिश हमारी तीनों दिन अपने शो में भी रही है और हमारे जो गेस्ट थे उनकी भी रही। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं मैं चाहूँगी कि उनसे आपका तारुफ करवाऊँ और उनसे जब मिलते हैं तो आप यकीन माने उनके ड्रेसिंग के आगे जो है ना मुझे लगता है कि हम सबकी जो है ना ड्रेस सेंस बिल्कुल ज़ीरो है। इसी वजह से उन्हें आज मैंने बुलाया है कि आज ईद का तीसरा दिन है, आप ये बताएं कि आज के दिन हम चलें अपने आप को ड्रेसअप तो करें, लेकिन आप किस तरह हमें स्टाइल में ला सकती हैं। तो हम उनसे मिलते हैं। हमारे साथ हैं ज़ोबिया मोतीवाला और जब मेरे प्रोग्राम में आती हैं तो यकीनन आपको मालूम है कि वो बहुत अच्छी बातें ना सिर्फ बता के जाती हैं, लेकिन आज उनसे हम ये पहले नहीं पूछेंगे। आज हम उनसे ये पूछेंगे कि आपने अपने फर्स्ट डे, सेकंड डे और आज थर्ड डे जो हमारे साथ सेलिब्रेट करी उसमें स्टाइलिंग को कितना ज़्यादा जो है अहमियत दी है, या ये कि इनको लगता है कि जब तक ये खुद स्टाइल में नहीं आती तो कुछ भी स्टाइल में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ज़ोबिया? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू। बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं और ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। और बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से और so बहुत अच्छी ड्रेसिंग, कलर्स बहुत मुझे अच्छा लगा। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ईद के ये दो दिन जो अभी आपने गुजारे उसमें आपकी क्या मसरूफियात थी? हाँ। और कैसी सेलिब्रेशन रही और आज क्या रहेंगी मसरूफियात? एक्चुअली फर्स्ट डे तो आपको पता है फैमिली के साथ ही होता है कुछ ना कुछ। तो मेरे इन लॉज के साथ होता है जनरली फर्स्ट डे। सेकेंड डे मेरे घर वालों के साथ होता है, तो वही बिजी सुबह उठे और बस वही। और रमज़ान के फ़ौरन बाद जी घरों पे जाना और मिलना सबसे और फिर चीज़ें खाना जो है ना वो अजीब सी तबीयत हो जाती है, आपको पता है फर्स्ट और सेकंड डे, बिकॉज आप रोज़े रख रहे होते हैं और एकदम से आप जो है ना शीर खुरमा और पता नहीं क्या क्या और इतनी सारी बिरयानी और ये वो सारा कुछ, तो थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि बहुत खाना पीना हो गया, बस थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ। तो सेकेंड डे हम ज़रा कंट्रोल करते हैं और थर्ड डे बिल्कुल हम कहते हैं बिल्कुल रोगन खाना नहीं, बिल्कुल सिंपल फूड।
تو یہ ہے. تو آپ نے فرسٹ ڈے کیا کھانا بنایا؟ شیر خورما بناتی ہیں آپ؟ شیر خورما جی میرے یہاں بنتا ہے, شیر خورما بنتا ہے, اور پورا میرے یہاں ٹیبل شام کو جو ہے وہ میرے یہاں سارے مہمان آتے ہیں تو وہ پورا ہمارا ٹیبل سجتا ہے. اس کے ساتھ سارے اسنیک آئٹمس ہی ہوتے ہیں جنرلی, سینڈوچز اور چاٹ وغیرہ جو جنرلی شام کی چیزیں ہوتی ہیں, ہائی ٹی کا سامان ہوتا ہے, وہ سب لگتا ہے. تو وہ بس صبح سارا سب سے مل کر آ کے اور فوراً ریڈی ہونا ہوتا ہے اور ٹیبل لگنا ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے, تو بہت بزی دن گزرتا ہے. چلیے تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی, اور خاص طور سے یہ کہ سب کو جو ہے نا شام کو ملنا ہوتا ہے اور یہی انتظار ہوتا ہے. تو پھر میں آپ سے یہی پوچھ لیتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں زوبیہ کہ عید پہ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کا انتظار ہوتا ہے, کہ بھائی عید ملنے لوگ آئیں گے, یا پھر آپ اچھا سے اچھا کھانا بنائیں, یا خود جو ہے اچھا سا تیار ہو کے سب کو ویلکم کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو تیاری ہے میرے لیے. ویسے سب کے لیے یہ ہونا چاہیے ہے نا. اور صرف میری اپنی تیاری نہیں, میرے گھر کی تیاری بھی میرے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ میرا گھر بھی اتنا ہی اچھا لگنا چاہیے جتنی میں اچھی لگ رہی ہوں. ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے. بالکل. تو گھر بالکل جو صفائیاں ہوتی ہیں وہ لاسٹ ویک سے شروع ہو جاتی ہیں, ساری صفائیاں اور سیٹنگ اور برتن نکالنے, جو بھی کرنے, جو مینیو ہونا ہے وہ سارا کچھ انتظام کا سارا کچھ جو ہے وہ, کیونکہ گھر بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جتنے اچھے لگ رہے ہیں اور آپ نے اپنی تیاری جتنی پہلے سے سوچ کے رکھی ہے اتنا ہی اچھا آپ کا گھر لگ رہا ہو. کیونکہ آپ جب ویلکم کرتے ہیں لوگوں کو تو ان کو لگے کہ یہ عید کا سماں ہے اور اچھا ساری چیزیں آپ نے ویلکم کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اچھا, بہت آپ نے اچھی بات کی کہ گھر جو ہے اس کو سب سے پہلے آپ پریفرنس دیتی ہیں, اور حقیقت یہی, کبھی ایسا ہوا کہ یہ سب کچھ سوچا ہوا ہے, اتنی اوور تھنکنگ کی ہوئی ہے اور سارا کچھ کرنا ہے, سیٹ اپ کرنا ہے, کبھی ایسا ہوا کہ کچھ ڈس بیلنس ہو گیا ہو تو اس وقت فوراً کیا کرنا ہے, کس طرح مینیج کرنا ہے, تو کون کرواتا ہے پھر مینیج؟ ہر عید پہ یہ ہوتا ہے. ہر عید ہر عید پہ یہ ہوتا ہے. دیکھیں کچھ نہ کچھ مطلب جیسے آپ نے ایکسپیکٹ کیے ہوئے ہیں کہ آپ 5 بجے مہمان آئیں گے آپ کے, ایک دم سے 4:30 بجے کوئی آ گیا, تو وہ نہ آپ ریڈی ہیں, نہ آپ کا ٹیبل ریڈی ہے, نہ چیزیں ریڈی ہیں کچن میں, تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا, بیکاز وہ عید میں یہی ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ گھنٹی بجی اور کوئی آ گیا ایک دم سے, تو وہ ساری چیزیں آپ کو کنٹرول کرنی پڑتی ہیں. اور اتنے جب آپ کے تھوڑا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کچھ سالوں کا تو آپ کر ہی لیتے ہیں. اچھا, یہ ویسے بات ہے کہ جو اچانک مہمان جب آتے ہیں نا, سرپرائزنگلی جب آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں, اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. بالکل اب تو لیکن یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا اس طرح. اب تو باقاعدہ ٹائم لے کے, یا پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس فیملی نے آنا ہے, ان کے ساتھ آج ہمارا ڈنر ہے, ان کے ساتھ ہم لنچ کر رہے ہیں, یا ہائی ٹی پہ یہ گیسٹ ہیں. کتنا اچھا لگتا تھا ویسے اس طرح کوئی آئے, آپ کی ڈور بیل دے اور پتہ چلے کون آیا, ارے خالہ آئی ہیں, بالکل, یا ماموں آئے ہیں, یا پھر آپ کے چچا آئے ہیں, وہ ایک الگ ہی اس کا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو پورا دن جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہو, آپ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید بیل بج جائے. پہلے سے پلاننگ جو کوارڈینیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی آپ گھر پہ ہیں یا نہیں ہیں, تاکہ ہم آ سکیں. کیونکہ پھر یہ بھی ہے نا, خواہ کا چکر بھی لگتا ہے, ہر کوئی بزی ہوتا ہے, عید پہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے. اوپن ہاؤس عید پہ جو میں رکھتی ہوں, اس سے فائدہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کو کسی کے گھر لنچ پہ جانا ہے, یا آپ کو کسی کے گھر ڈنر پہ جانا ہے, جو جس ٹائم جس کو سوٹ کر رہا ہے اس ٹائم آئے اور بٹوین 5 and 8 آپ نے ٹائم رکھ لیا, اور جو بھی آ سکتا ہے آپ کا ٹیبل سیٹ ہے, جو بھی آ رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اور چائے بن رہی ہے, اور آپ وہ اپنا ناشتہ لے کر اور آپ کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگا کے, اور پھر وہ چلے جا رہے ہیں اپنے آگے جو ان کو جانا ہے. تو آپ جب ایک دن مقرر کر لیتے ہیں نا, وہ سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ مجھے زوبیہ کے گھر جانا ہے, مجھے بھی پتا ہوگا کہ انہوں نے مانون نے میرے گھر آنا ہے, اور میں نے یہ ٹائم دے دیا ہے. تو وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے سب کے لیے, آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, سب کے لیے آسان. پتا ہوتا ہے کہ آپ نے آج سب سے مل لیا ہے تو آپ نے کل خود جانا ہے سب کی طرف. بالکل. اچھا, مجھے بتائیے زوبیہ, اتنا اچھا مینیج کیا آپ نے عید کے دنوں کا, آپ نے بتایا کہ فرسٹ ڈے اس طرح اور سیکنڈ ڈے اس طریقے سے. آپ یہ بتائیے کہ ہم سب خواتین کو کہ اس وقت جو عید پہ سب سے زیادہ ٹرینڈی اسٹائل تھا یا ٹرینڈنگ میں تھا, کیا فیشن تھا؟ کیونکہ مجھے جو دیکھنے کو ملا, جو تھوڑا سا آپ کو میں بتاؤں گی کہ میں جب شاپنگ کے لیے گئی تو بلون پینٹس میں نے دیکھی, میں نے شارٹ شرٹس دیکھی, لیکن اصل میں آپ کیا کہیں گی کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد, اور لیکن میں نے پریفر وہی کیا جو مجھے اچھا لگتا ہے, جو مجھ پہ سوٹ کرتا ہے. تو یہ بتائیے کہ کون سے اسٹائل چل رہے ہیں, ان ہیں, اور کیا آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ یہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کے پرسنل سٹائل کے حساب سے آپ نے چوز کیا کہ آپ کو کیا پہننا ہے. کیونکہ دیکھیں چل بہت ساری چیزیں رہی ہیں. ایک تو وہ لانگ جو بالکل شرٹ ہے جس کو کافتان سٹائل شرٹ بول رہے ہیں, وہ بھی چل رہا ہے. اس کے ساتھ لانگ شرٹ وتھ پینٹس جو کیولوٹس یا وہ پینٹس بھی چل رہی ہیں.
آپ کی جو آپ کہہ رہی ہیں بلون پینٹس، یہ بہت پہلے 2015 میں میں نے جو ہے نا یہ بلون پینٹ سٹارٹ کی تھی بنانی، اور پھر اب یہ دوبارہ سے اس کا ٹرینڈ آیا ہے، اور obviously اس کے ساتھ یعنی شارٹ 10 سال کے بعد پھر سے آ گیا ہے. جی جی 1 ڈیکیڈ اس میں گزر گیا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے 8 سے 10 جیسے سال وہ بعد. کشمیری بینگلز آئیں ایک زمانے کے بعد سب کہتے ہیں ہم تو پہن بھی چکے وہ. بالکل، تو 8 سے 10 سال بعد وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں. جیسے آج سے 10-15 سال پہلے جو ہے وہی لانگ بالکل قمیضوں کا فیشن تھا. اتنی لانگ تھی قمیضیں کہ آپ کے بالکل اینکلز تک لگتی تھیں. اب وہی چیز لانگ قمیض کا فیشن آ گیا، لیکن اس کو کافتان سٹائل میں پہنا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کافی. دوپٹے جیسے پہلے بیچ میں بالکل فیشن ختم ہو گیا تھا دوپٹوں کا، اب واپس دوپٹوں کا فیشن سارا آ گیا ہے. تو یہ ہوتا ہے، روٹیٹ ہوتا ہے فیشن جو ہے نا، آتا اور جاتا رہتا ہے. لیکن یہی وہی بات ہے جو آپ نے کہی بہت ضروری، کہ جو آپ پہ سوٹ کرتا ہے وہ آپ کو پہننا چاہیے. کیونکہ فیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی ہے کہ آپ کا پرسنل سٹائل کیا ہے. اگر آپ پہ لانگ قمیضیں اچھی لگتی ہیں، اگر آپ زیادہ ٹال نہیں ہیں تو آپ لانگ قمیضیں نہ پہنیں. کیونکہ اگر آپ شارٹ ہیں یا آپ ٹائنی پٹیٹ آپ کا باڈی ہے تو آپ کو بالکل لانگ بالکل قمیضیں نہیں پہننی چاہیے. اگر کسی کے پاس بہت ہی سمپل وے میں آپ سے میں بات کروں گی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں بہت ساری ڈریسز بناتے ہیں. جی بالکل. عید کے 3 دن ہیں، انہیں اپنے سٹائل میں بھی رہنا ہے اور بجٹ بھی کم ہے. تو اگر ایک سادہ سا ڈریس ہو تو اسے وہ کس طرح مختلف طریقوں سے جو ہے 3 طریقوں سے اگر پہننا چاہیں تو کیا اس کے لیے کر سکتے ہیں؟ کس طرح کچھ ایڈ آن کریں یا کچھ اس میں سے کم کریں؟ کیا طریقہ؟ دیکھیں، ایک تو ایکسیسرائز کر لیں اس کو اچھے طریقے سے، یا پھر جیسے اگر آپ کا پلین آؤٹ فٹ ہے تو آپ کا دوپٹہ ایک تھوڑا سا فینسی ہو سکتا ہے. دیکھیں دوپٹہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیا خریدیں. آپ کے پاس کوئی بھی اچھا دوپٹہ پہلے کا رکھا ہوا ہے جس پہ کوئی لیس رکھی ہوئی ہے، یا کوئی فینسی سا دوپٹہ ہے یا کام والا کوئی دوپٹہ ہے، اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں پلین آؤٹ فٹ کے ساتھ بھی. پلین آؤٹ فٹ کے ساتھ ڈیپینڈس کہ آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے، اس کے ساتھ آپ ڈفرینٹ فرشی شلوار ابھی بھی چل رہی ہے. تو اگر آپ فرشی شلوار کے ساتھ شارٹ شرٹ پہن لیں اور اچھا سا پرانا دوپٹہ، پرانا سٹائل کا دوپٹہ پہن لیں تو وہ بالکل ایک اچھا سا لک آ جائے گا. اگر بھی لک دے گا اور اسٹائلش بھی لگے گا. بالکل. اور اگر آپ کو لانگ کا آپ پہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ لانگ قمیض بنا لیں، اس کے ساتھ آپ لانگ پینٹس بھی بنا سکتے ہیں. لانگ پینٹس کا بھی آج کل فیشن ہے. یا آپ اسٹریٹ پینٹس، اگر آپ کو لانگ پینٹس نہیں پسند اور آپ اتنے ٹال نہیں ہیں تو آپ اسٹریٹر پینٹس کے ساتھ لانگ قمیض بھی پہن سکتے ہیں. اگین دوپٹہ اگر آپ کے پاس کوئی فینسی نہیں ہے تو آپ ایکسیسرائز کر سکتے ہیں وتھ جولری، اور تھوڑے اچھے فینسی شوز پہن لیں یا ہیل والی جوتیاں پہن لیں، لمبے ایئر رنگس پہن لیں. ڈیپینڈس کہ آپ کے بال بھی کیسے ہیں. اگر شارٹ بال ہیں تو آپ کھول لیں، بلو ڈرائی کروا لیں. اگر اسٹائلنگ جو اس میں آپ جی اوور آل ایک لک ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ساری پوری ذمہ داری کپڑوں کی ہے، اوور آل ایک لک ہونا چاہیے. اچھا، فیشن جو ہے اس میں کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ فیشن جو ہے ایکسپینسو چیزیں ہیں یا ایکسپینسو آپ کے کپڑے ہیں جبھی جو ہے آپ فیشن جو ہے اسے پورا کر سکتے ہیں؟ کیا فیشن میں کرتے ہوئے لوگ جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں اور اسے بار بار دہراتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا ہے زوبیہ؟ وہ یہ ہے کہ جو کوئی چیز پہن رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں کہنا کہ ہمیں بھی یہی پہننا ہے ایگزیکٹلی اسی طرح. اپنا دیکھیں کلر ہر ایک کے اوپر الگ کلر سوٹ کرتے ہیں. کلر اور ٹائپ کپڑے کا اور ایون مٹیریل، جیسے آرگینزا ہے فار ایگزامپل، ہر ایک پہ آرگینزا سوٹ نہیں کرتا. ہر ایک پہ جو ہے وہ جو ہے آپ شفون سمجھ لیں. شفون تو خیر آج کل بالکل بھی نہیں چل رہا، بالکل کم ہو گیا ہے. لیکن کاٹن بھی، اگر آپ وہ دوسرے کاٹن جس کے اوپر کام ہو یا بلاک پرنٹ والا کپڑا ہوتا ہے، وہ بھی کچھ اگر سمپل وے میں جیسے آپ کہہ رہی تھی جا رہے ہیں تو اس طرح کی قمیض لے لیں اور دوپٹہ لے لیں. اور ضروری نہیں ہے کہ جو کسی اور پہ سوٹ کرے وہ آپ پہ بھی سوٹ کرے. جب آپ یہ بات کری نا جو کسی اور پہ سوٹ کرے تو وہ آپ پہ بھی سوٹ کرے، تو پاکستان کے حوالے سے آپ سے کیونکہ بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں فیشن زیادہ کاپی کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اپنا اسٹائل بناتے ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر لوگ کیونکہ ان کو فیشن کی، دیکھیں ہر ایک کو فیشن کی سمجھ نہیں ہوتی اور آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی غلط ہے. اگر سامنے والے کو آپ سوچیں کہ نہیں تمہیں ہر ایک کو ہر چیز کی سمجھ نہیں ہوتی. اب جیسے مجھے میڈیسن کی سمجھ نہیں ہے، بالکل تو جو جس کی فیلڈ ہے وہ. اور اگر اوبویسلی اگر آپ ہاؤس وائف ہیں اور آپ کی آپ کا کام نہیں ہے فیشن کے بارے میں سوچنا، تو اچھی بات ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ تھوڑا ریسرچ کر لیں، دیکھ لیں کہ کیا فیشن چل رہا ہے کیا نہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا پرسنل اسٹائل نظر آنا چاہیے ان دی آؤٹ فٹ دیٹ یو ویئرنگ.
اچھا زوبیہ مجھے بتائیں، ماشاءاللہ آپ اتنے عرصے سے کام کر رہی ہوں اور فیشن انڈسٹری کو آپ دیکھ بھی رہی ہیں، مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا فیشن جو کہ آپ کو ٹرینڈنگ بھی ہو اس وقت، جو خاص طور سے چل رہا ہے اور آپ کو بالکل پسند نہیں ہو، لوگ وہ کر رہے ہیں؟ اچھا یہ مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کافی ساری چیزیں ایک ساتھ فیشن میں آ گئی ہیں، کافی ساری اسی لیے چیزیں چل سمجھ رہی نہیں آ ہیں، رہا ہوتا کہ اس کریں لیے کیا آخر؟ کنفیوژن بہت ہے۔ سب کچھ اچھا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو یو اسپوائلڈ فار چوائس۔ جب آپ اسپوائل ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس 10 چیزیں سامنے، آپ کیا سلیکٹ کریں، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اوور اینالائز کر کے کچھ ڈفرینٹ ہی چیز لے لیتے ہیں جو آپ اور پہ کچھ اچھی نہیں غلطی لگتی۔ کر لیتے ہیں، ہے نا؟ وہ یہ تو غلطی اوور ہوتی ہے۔ اینالائز نہیں کریں، جو آپ کو آپ کی گٹ فیلنگ ہے، جو اچھا لگ رہا ہے نا اسی تو وقت۔ ابھی جو اتنا ٹرینڈنگ سب کچھ چیزیں چل رہی ہیں، ان میں سب سے آپ کو برا کیا لگا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جو اونچی والی شلوار ہے نا، بہت جو ایک دم ہی نیرو ہے شلوار اور بہت اونچی ہے، اٹس ناٹ بلون پینٹس، وہ جس کی بالکل سائڈ سے ایک ہاں سٹچنگ ہوئی ہوئی ہے، وہ ٹیولپ شلوار ٹیولپ، یس۔ ہوتی تھی پہلے، وہ نہیں ہے یہ اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ورژن آ گیا ہے، لیکن یہ بہت اونچی اور وہ ہے، اور وہ ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ پیٹیٹ ہیں یا آپ بہت ہی زیادہ سائز آپ کا بہت کم ہے تو پھر اور بلکہ میں کہوں گی سائز 0، کہ میں بھی دیکھ رہی تھی آج، ابھی میں کچھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی 2-3 دن پہلے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے نا، جو اسکنی ہے نا، خاص طور سے ان خواتین کے لیے وہ کپڑے ہیں جو خاص طور سے ڈیزائن کیے گئے، شارٹ شرٹ ہے، اور پھر یہی والی آپ نے جو بتایا ہے جو بہت ہی ٹراؤزر چل اونچی رہی ہیں، والی جو پینٹس۔ شلوار ہے وہ ہر ایک پہ اچھی نہیں لگتی، آپ سے ہم نا ایک، کیونکہ آپ فیشن ڈیزائنر ہیں، آپ سے اسی لحاظ سے ہم ایک ریپڈ فائر کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ سے پوچھوں گی میں کہ آپ کیا ہمیں بتائیں گی کہ آپ کے نزدیک ان میں کیا چیز زیادہ بہتر ہے، ہیلز یا خود سے، عید پر خاص طور سے؟ اچھا، اگر آپ ٹین ایجر ہیں تو پھر خود سے، اگر آپ ابو ٹین ایجرز ہیں تو پھر ہیلز۔ مشرقی یا پھر ایسٹرن یا ویسٹرن؟ ایسٹرن۔ ہیوی میک اپ یا پھر نیچرل لک؟ ڈپینڈس، رات کو اگر آپ جا رہے ہیں تو ہیوی لک، اور اگر دن میں کہیں جا رہے ہیں تو پلیز نیچرل لک۔ برائٹ کلرز یا پیسٹلز؟ پیسٹلز۔ اور برانڈیڈ یا پھر لوکل؟ لوکل۔ لوکل کی طرف ہی جانا چاہیے، یہ بالکل صحیح بات کری ہیں۔ اچھا یہ بھی آپ مجھے بتائیں، کیونکہ آج خاص طور سے عید کا تیسرا دن ہے، تو آپ کس طرح کی اسٹائلنگ کرنی چاہیے؟ کیا آپ کو کوئی، آپ نے کہا کہ اپنے مطابق پہنے، لیکن آپ کے نزدیک جو عید کا تیسرا دن ہے اس کے لیے جو ڈریس ہے وہ کیسا ہونا چاہیے آپ کا؟ دیکھیں، فرسٹ اور سیکنڈ ڈے کا ڈریس تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے، تھرڈ ڈے ڈیپینڈس کہ اگر آپ کی کوئی بہت زیادہ بڑی دعوت ہے یا اپنے گھر میں کی ہوئی ہے تو تھوڑا سا آپ کو obviously عید کا لک ہونا چاہیے، تھوڑا فینسی ہونا چاہیے۔ اور میں کہتی ہوں عید تو سال میں ایک دفعہ آتی ہے نا، مطلب یہ چھوٹی عید تو آتی ہے سال میں ایک دفعہ، تو اچھے سے تیار ہو، دل کھول کے تیار ہو، بس میک اپ تھوڑا سا دن کے وقت کیونکہ گرمی بہت ہے اس لیے تھوڑا سا کنٹرول میں اور رکھیں۔ جب آپ نے گرمی کی بات کی نا، تو انشاءاللہ اب یہ نیکسٹ پروگرام میں آپ جب میرے آئیں گی نا، ابھی تو عید کے شو میں، تو پھر میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ اب سمر سیزن میں آپ کیا ٹرینڈنگ ہے اور کیا نہیں ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، آج عید کا دن ہے، آپ آئی ہیں، اور عید کے موقع پر آپ کیا میسج دیں گی سب کو؟ بس دعا کریں دنیا کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر بس ہم واپس دنیا کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں، دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن دعاؤں کو یاد رکھیں دنیا کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خاص کر۔ بالکل، بہت شکریہ زوبیہ، آپ نے پروگرام میں آئی، اور بہت اچھا لگا آپ کو ایک بار پھر سے جی ٹی وی نیٹ ورک کی طرف سے عید مبارک۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو زوبیہ، بہت اچھا لگا آپ آئیں، اور آپ کو بہت بہت عید مبارک جی ٹی وی نیٹ ورک کی طرف سے اور میری طرف سے۔ اور یہاں آپ کو کہیں گے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، رہیے گا آپ ہمارے ساتھ۔ جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اور عید مبارک۔ اور عید کا دن صرف ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ خالی تحفے تحائف کا یا پھر ملنے ملانے کا نہیں، بلکہ خوش کن احساس، تعلقات، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے کہتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ جو ہے آپ کا، اس کا دن ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ کہ آج کل جب بھی کوئی بھی خاص طور سے ایونٹ آ رہا ہو یا فیسٹیو سیزن ہو، تو خواتین خاص طور سے جو گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، گھر کی چیزوں کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ بہت زیادہ جب مصروفیات ہوتی ہیں تو اس میں وہ اوور تھنکنگ بھی کرنے لگ جاتی ہیں، اور پھر اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ نیچرلی
अगर देखा जाए तो वो समझती हैं कि वो बहुत ज़्यादा थक गई हैं। आज के सेगमेंट में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हमें बताएंगी कि किस तरह से जो ये हमें लग रहा होता है कि हम ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या ये हमसे नहीं हुआ, इस तरह होना चाहिए था या इसको इस तरीके से करना चाहिए था, तो क्या होता है वो जो भी खुशी या खुशगवार लम्हात होते हैं ना, वही ओवर थिंकिंग में और इस तरह के एहसासात में ना सब कुछ जो है हमारे से ख़त्म हो जाता है और उसमें और ज़्यादा हम थक जाते हैं। तो जो ज़हनी थकावट या वो जो खुशियाँ महसूस करना चाह रहे होते हैं, उनको किस तरीके से हम वाकई अपने साथ बरकरार रख सकते हैं, ये हमें बताएंगी आज जो हमारे साथ माहिर नफ्सियात हैं और आप हमेशा मेरे प्रोग्राम में उनसे मिलते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बातें बता के जाती हैं। मगर ईद के मौके पर खुसूसन इसलिए बुलाया है कि ईद पे जितना हैट्रिक डेज ख़वातीन गुजार रही होती हैं और उससे ज़्यादा तंग कर रही होती है अपने घर में जो आपके हस्बैंड होते हैं उनको कि भाई ये नहीं हुआ या इस तरह होना चाहिए था या ये आया था तो ये क्यों नहीं किया। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करें और किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को मैनेज करें, तो हमारे साथ हैं मोनिका वासवानी, इनसे मिलते हैं। इनको ईद मुबारक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो महानूर। बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं और मुझे यकीन करें मोनिका, जब मुझे पता चला कि आप आ रही हैं तो मैंने कहा अब मेरी असल ईद होगी, क्योंकि मुझे इंतजार था कि मोनिका जरूर मेरे ईद शो में आएगा। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको नजर से बचाए। बहुत शुक्रिया, यही दुआएं हैं जो चाहिए होती हैं और आपने दी, मुझे अच्छा लगा। ये बताइए कि जो अभी मैं बातें कर रही थी कि हम अक्सर बहुत ही अपने आप को मैनेज करने के बजाय मैनेज हो जाते हैं और कुछ भी हमसे नहीं हो पा रहा होता, उसमें क्या होता है कि वो जो खुशी का एहसास होता है वो खुशी के बजाय और ज़्यादा जो है मुश्किल वाला एहसास या अनहैप्पी हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे जो प्राइमरी हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह नहीं सेलिब्रेट करते। कोई भी फेस्टिवल है, ख़ासतौर पे ईद है, तो हम उसको जो है ना इस तरह देखते हैं कि जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ख़ास तौर औरतों के लिए, कि जैसे कि भाई आपने ये सब चीज़ें बनानी है, खाना बनाना है, घर साफ़ करना है। आपने देखा होगा कि रमज़ान में ही शुरू हो जाता है कि घर की जी सफाइयाँ होनी चाहिए, कि कोना साफ़ हो रहा है, जो पूरे साल में नहीं हुआ वो जो है वो ईद से पहले हो रहा होता है। अच्छी बात है, इट्स नॉट बैड, ठीक है, अच्छा है, लेकिन हर चीज़ को परफेक्ट करने के लिए या हर चीज़ के मेरा घर सबसे अच्छा लगना चाहिए या मैं सबसे अच्छी लगूं, और उससे भी ज़्यादा ये होता है कि वो ख़वातीन जो है अपने बारे में भूल जाती हैं, बल्कि उनकी ये प्रायोरिटी होती है कि दस्तरखान पे जो है जो मेहमान आए वो जो है 10 तरह की चीज़ें खा के जाएं, कि भाई मैं ईद में मतलब फलाने के घर गया था और इतना सब कुछ था और ऐसे था, घर ये था। उन सब चीज़ों में औरतें खुद को प्रायोरिटाइज करना भूल जाती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि उनकी भी ईद है। ईद का क्या मतलब है, किसी भी फेस्टिवल का क्या मतलब है कि आपकी छुट्टी है, तो मतलब सबको छुट्टी मिलती है। हाँ, सबकी छुट्टी होती है, लेकिन उनकी छुट्टी नहीं होती। अच्छा, फिर दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपने अक्सर खवातीन को देखा होगा, वो पूरा तैयार होके अच्छे से, और जो है ना वो किचन में जाके वो पूरा दिन उनका किचन में गुजर जाता है, पूरा दिन। और वो इवन तक जो उन्होंने बनाया होता है वो खाने तक का उनको मौका नहीं मिलता। मतलब इतने मेहमान लोगों के घरों में, खानदानों में, ये सब सही बात कही। बाज़ दफ़ा कॉल आती है, भाई तुम नहीं अच्छा बनाया, हाँ, अच्छा मैंने तो खाया ही नहीं। तो मतलब ऐसे उनके लिए कोई भी और दिन और ईद में क्या फर्क रह जाएगा? तो वो कैसे नहीं ओवरथिंक करेंगी? क्या उनके अंदर एंजाइटी क्यों नहीं आएगी? तो ये नेचुरली है, यानी ये नेचुरली है और ये नहीं होना चाहिए ऐसा। आपने बहुत अच्छी बात ये बताई है, लेकिन मुझे अभी हुआ कि मैंने तो पूछा ही नहीं, मोनिका आप ये 2 दिन क्या करती रही हैं और आज तो चले आप हमारे साथ हैं। मैं टीवी ईद शोज देखती रही हूँ, जी टीवी मैं काम अच्छे नहीं लगे करती ना, हूँ। हाँ, बहुत दोनों दिन अच्छे सेलिब्रेट सबके साथ किया। आज भी देखें सबके साथ हम बैठे हैं। बिल्कुल। अच्छा, और लेकिन नहीं, सीरियसली बताएं आपने किस तरह मैनेज किया? मैं तो कहती हूँ भाई छुट्टी वाले दिन मुझे नहीं तंग करें। अच्छा। हाँ, मैं अपना जो है वो ऑर्डर करें, बाहर से खाना मंगवाएं, जो करना है करें, और या नौकर होता है वो का मतलब आई यूजुअली, वैसे आई कुक, आई डू एवरीथिंग जो घर के हाउस होल्ड, लेकिन छुट्टी वाले दिन मेरा दिल करता है कि जैसे सब इंजॉय कर रहे हैं मैं भी इंजॉय करूं। यही अभी आप हमें बता रही थी कि हमें भी ये करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ कि आप सबके लिए रोज जो है ना जीते हैं बेसिकली, और सबकी फरमाइशें पूरी करते हैं, बच्चों की, शौहर की, ससुराल वालों की। कोई एक ऐसा दिन जरूर होना चाहिए
کہ جس میں جو ہے نا آپ اپنے بارے میں سوچیں. اپنے بارے میں سوچے تھے. یعنی کہ ہاں. مجھے بتائیں آپ کیسے بچتی ہیں اوور تھنکنگ سے؟ چلیں یہ بتائیے. میں اوور تھنکنگ سے نہیں وہ tips بچتی. ہمیں بھی بتائیں. وہ دیکھیں انسان ہے اور ایز بینگ ہیومنز جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہیومن بینگ ہے تو اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے کہ ہم سوچیں گے. جی. ہمارا برین جو ہے وہ 24 گھنٹے تقریباً چلتا ہے. ایون جب ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو کچھ حصہ اس کا تھوڑا سا الرٹ ہوتا ہے یا جاگ رہا ہوتا ہے. یہ ان پروسیس میں تو ہوتا ہے ظاہر ہے. جی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دماغ بند ہو جائے اور ہم سوچنا چھوڑ دیں. لیکن ہاں اوور تھنکنگ سب کرتے ہیں. یہ دس از نارمل. ٹھیک ہے, دس از ویری نارمل. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اوور تھنک کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کیا سوچ رہے ہیں. جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا ہے, برا ہے, مطلب آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے, صاف ہے, گندا ہے, یہ سب دیکھتے ہیں نا آپ. تو جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ ساری پرانی بری باتیں سب کچھ جو نیگیٹو تھاٹس آپ کے اب وہ سب آپ سوچتے چلے جاتے ہیں. تو ایسے میں مونیکا یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو مشکل حالات ہو جاتے ہیں, اوور تھنکنگ ہو جاتی ہے, اس میں آپ کا جو موڈ ہے وہ اس کو کس طرح چینج کریں, ہیپینس کس طرح لے کے آئیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ڈسٹریکٹ کریں خود کو. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو والنٹیرلی ڈسٹریکٹ کریں. ٹھیک ہے, وہ پرانی چیزوں میں نہیں آپ پرانی سوچیں اور یہ پچھلی عید پہ بھی ایسے ہوا تھا, فلانی آئی تھی, یہ ہوا. You do not have to think. ابھی آپ انجوائے کر رہے ہیں, آپ نے اچھے کپڑے پہنے, ابھی کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا دماغ اس کے اندر ہاں اگر آپ کا دماغ جاتا بھی ہے تو آپ والنٹیرلی اس کو سوئچ کریں کہ نہیں بھائی جو ہو گیا سو ہو گیا. ٹھیک ہے, اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ اگر لیٹ سپوز اتنے سالوں میں آپ کے ساتھ کچھ برے دن گزرے ہیں تو کچھ اچھے بھی تو وقت گزرا ہوگا نا زندگی میں. ٹھیک ہے, میں اکثر اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں, وہ کہتے ہیں ہم بہت اوور تھنک کرتے ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا. میں نے کہا چلو 20 سال تم نے زندگی کے یا جتنے بھی شادی کے بعد کے گزارے تو آپ کی زندگی میں چلو 50 دن برے گزرے ہوں گے, بہت برے, 100 دن بہت برے گزرے ہوں, باقی دن کیا اچھے دن ہیں ان کو. ہاں آپ زندہ ہیں, مطلب آپ ابھی تک اچھی زندگی آپ گزار رہی ہیں زندگی ابھی تک جیسی مطلب ایک ظاہر بچے ہوئے ہیں اور سب کچھ ہوا تو آپ نے یہاں تک آپ پہنچی ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صرف برے ہی دن گزرے ہوں, اچھے بھی دن گزرے, ان کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں. صحیح. اچھا جب جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز لگتی ہے کہ بعض دفعہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے اریٹیٹ ہونے لگ جاتے ہیں, تو ایسے میں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کس طرح حاصل کر سکتی ہیں؟ خاص طور سے خواتین کی میں بات نہیں کر رہی, اوور آل میں سب کی بات کر رہی ہوں. مانور سب سے بہت اچھی بات کی ہے, اکثر یہ شاید مجھ پر بھی یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, آپ پر بھی شاید کہیں نہ کہیں یہ چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ انجوائے نہیں کرتے. جیسے کہ لیٹ سپوز کہ ہم نے عید کی شاپنگ, اب پہلے جس طرح ایک وہ ہوتا تھا ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ بھئی عید کی شاپنگ پہ جانا ہے, ایسے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, جانا ہے, کچھ بھی نہیں صرف چوڑیاں خرید کے لانی ہے, لیکن اس کی بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. ایک جوڑا خریدنا ہے, اس کی بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. ابھی آپ نے اپنی عید کیسی گزاری؟ ابھی آپ نے کہا نا ریسٹ تو کیے نا یہ 2 دن اب جی ٹی وی کے پروگرام دیکھ کے, لیکن اس کے علاوہ آپ نے کیا شاپنگ کیا کی, کس طرح آپ کو عید کے یہ 3 دنوں میں سے زیادہ اچھا دن کون سا لگتا ہے؟ دیکھیے آج مجھ سے ملنا اچھا لگا. ہاں بہت اچھا لگا, اور اب میں آپ کو سچ بتاؤں میں آج ہی نکلی ہوں, تیسرے دن ہی نکلی, اس سے 2 دن تو میں گھر پہ ہی تھی. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں تو اس کے ساتھ کہیں بھی جانا بہت, اب میرے ہسبینڈ نے تو وہ مطلب ہر کوئی خیر سٹریسڈ ہے کہ بھئی مالز میں نہیں جاؤ, یہاں نہیں جاؤ, حالات پتہ نہیں کیسے ہیں کیا ہے, یا ایسے کراؤڈڈ پلیسز میں نہیں گئے. کپڑے کتنے بنائے, ڈریسز کتنے؟ مجھے پتا ہے بتا رہی تھی مجھے, میں بیٹھی بھی, لیکن ویسے بھی بتائیں ہمارے آپ بس وہی جو بن جاتے ہیں, وہی جو بن جاتے ہیں, 2-3 سوٹ بن جاتے ہیں, بس وہی جو ہے ایک چل رہا ہوتا ہے سلسلہ بس وہ. لیکن اب اس طرح نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا تھا کہ مہندی لگانے بھی جا رہے ہیں اور چوڑیاں خریدنے بھی جا رہے ہیں اور صرف ویسے ہی نکل جا رہے ہیں کہ بس صرف چاند رات کی سیلیبریشن دیکھ کے آ جاتے ہیں. اب اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. اب وہ شاید چیزیں چینج بھی ہو گئی ہیں, حالات کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں. اور ہم لوگ ویسے بھی جو ہے نا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہماری ایج زیادہ ہو گئی ہے. مطلب مجھے اچھا یہ چیزیں مونیکا یہ بھی مجھے بتائیں, اکثر خواتین کوئی بات کر رہے ہو تو یہ والی بات کرتی ہیں
इस चीज से किस तरह अपने आप कहते हैं ना कि एज इज जस्ट एन एज इज जस्ट अ नंबर, तो इसको कैसे ये आपको इंटरनलाइज करनी पड़ती है ये चीज। ये आप जब तक इंटरनलाइज नहीं करेंगे, जैसे कि लेट्स से कि अगर मैं कोई कोई बहुत ही ब्राइट कलर का ड्रेस, मतलब जो कि बहुत ज्यादा मल्टी कलर्स या ऐसा कोई चीज देख लूं, तो हालांकि वो बहुत अच्छा लग रहा होगा मुझे, लेकिन मेरे जहन में आएगा आई एम 43 44, आई कैन नॉट वेयर दिस। तो इससे आपको पता है या ये बाहर ममालिक में जो है जितने भी बड़ी हाँ, एज के हैं वो ज्यादातर ब्राइट कलर पहनती, और जो यंगस्टर्स हैं वो फोन बेज इस तरह के कलर्स और ब्लैक ये ब्लू ये, लेकिन वहाँ पे ज्यादातर मरून एंड रेड क्यूटेक्स लगाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो इससे क्या जिंदगी में एक चेंज लगता है, बिल्कुल लाइवली लगता है इंसान। कलर्स जो हैं उनका की बहुत इम्पैक्ट होता है, ना? बहुत इम्पैक्ट होता है। हम क्या करते हैं कि हम जो है ना हम डल चीजों की तरफ, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, हम कहते हैं कि हम सोबर हों, हम जो है ना थोड़ा सा, अब हम ये नहीं कर सकते। हालांकि हम कुछ भी कर सकते हैं। बाहर के लोग जो है वो 60-70 साल में स्कीइंग भी कर रहे हैं, तो जेट स्कीइंग भी कर रहे हैं, तो घूमने भी जा रहे हैं, अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, चीजें बिल्कुल सीखते हैं। बिल्कुल, वो तो बाइक वो भी कर रहे हैं, अपना साइकिलिंग भी कर रहे हैं, तो वो सब कुछ कर रहे हैं। और हम जो है हर चीज को एक वो हमारे लिए हमने स्टिग्मा बना लिया है कि नहीं, अब हमारी उम्र इतनी हो गई, हमारे बच्चे बड़े हो गए या जो भी है, अब हमें ये नहीं करना चाहिए। या आपने देखा होगा कि 40 साल में अगर कोई नानी दादी बन जाता है तो एकदम से उनको वो होना शुरू हो जाता है कि अब तो हम ये नहीं कर सकते, क्या हम ये करेंगे? तो और मैंने ऐसी भी खवातीन देखी हैं जो कि कितनी भी एज हो जाए उनकी, वो वैसे ही रहती हैं जैसे कि खवातीन को रहना चाहिए। जैसे नहीं, ब्राइट कलर्स, क्यूटेक्स, हर चीज टिप टूट। और मैंने देखा है कि उसमें बड़ा डिफरेंस है। मतलब वो आखिर तक वो लाइवली रहती हैं, वो खुश रहती हैं, वो उन्हीं चीजों में अपने आप को खुश रखती हैं और वो अच्छा महसूस करती हैं क्योंकि वो अपने बारे में सोच रही होती हैं। मोनिका, ईद का मौका है और ईद के मौके पे जो स्ट्रेस हम लेते हैं, जिससे आपने कहा कि इस तरह बचना चाहिए और ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर बर्डन ना हो, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना कि ये बनना था, ये नहीं बना, या ये करना था, ये नहीं किया। इससे किस तरह बचना है? और ख़ास तौर से ये कि अभी आज ईद का तीसरा दिन है, आप आज निकली हैं बाहर, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, निकल के भी तो एक चेंज मिलता है ना इंसान को। जी। तो मिलना मिलाना कैसा है? और अच्छा लगा, सब बहुत अच्छा है और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। सबसे प्राइमरीली तो ये है। और आजकल की ईद भी बस अब ऐसी होगी कि हर कोई अपने अपने घरों में ही ज्यादातर जो है ना, वो ये ज्यादा मॉल चले गए या थोड़ा सा कहीं घूम आए, बच्चों को घुमा खाना दिया, खाने चले गए, खाना खाने चले गए, डिनर कर लिया। दैट्स द मैक्सिमम। अब वो वाला दौर चला गया है जब बड़ी बड़ी दावतें होती थी, खानदान मिलके बैठते थे, और अब मेरा होता होगा लेकिन बहुत अब ये सब चीजें जो है कम होती जा रही। एक तरह से अच्छा है, खवातीन के ऊपर बर्डन कम है। मैं इस चीज को वो नहीं, मैं कहती हूँ हाँ, आप खानदानों की दावत करें, बाहर करें, सब जो है उसमें कंट्रीब्यूट करें। जैसे आप तैयार होके जा रहे हैं फुल सूट बूट में, उसी तरह आपकी बीवी भी फुल ईद के अटायर में तैयार होके जाए, और उसका एक बाल भी इधर उधर नहीं, वो भी जाए, एंजॉय करे, हंसे खेले, खाए पिए और महसूस करे कि हाँ ईद है। ऐसे नहीं हो कि उसको लगे कि यार ये तुम पसीने में, अब मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे तो मैं चेंज कर लूं, किचन के लिए मैं अलग कोई पुराना सूट पहन लूं, ये इस चीज से किस तरह निकले हैं कि भाई किचन के लिए अलग से कपड़े हैं भाई, और पीजेस में हमने किचन में चला जा रहे हैं, वैसे हम इस तरह के ड्रेस में नहीं जा सकते? वो इसलिए क्योंकि हमें ये होता है कि जो है ना, ये दाग लग जाएगा। अब मैंने 15,000 का सूट खरीदा या 20,000 का सूट खरीदा है, उस पर दाग लग, तो मतलब एक आपको तकलीफ तो होती है ना कि भाई दाग लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो हम उस चीज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना कि नहीं भाई। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि जितनी ईद मर्द हजरात की, उतनी खवातीन की भी है, उतनी बच्चों की भी है। सबको जो है ना उसको देखना चाहिए। और अगर फर्ज करें आप घर में भी ईद मना रहे, तो सबको औरतों के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो अकेली खड़ी जो है ही ऐसी सेलिब्रेशन हाँ। के आप फेस्टिव सीजन में आप सब एक साथ मिलके जो है Exactly. खुशियों को बांटते हैं, एक दूसरे बिल्कुल। के साथ मिलके तमाम जो पल हैं उनको
गुजारते हैं। और सबसे बड़ी बात है मोनिका, आपसे जो इस वक्त मुझे सीखने को मिला है ना, वो ये बात सीखने को मिली है कि भाई चाहे जैसा भी हो माहौल, कुछ भी हो, अपने आपको पहले प्रायोरिटी, Exactly. पहले अपने आप को देखें। बिल्कुल, आप अगर एक डिश बना सकती हैं तो आप अपने घर वालों को बताएं कि बस ये एक ही बन सकती है, इसके साथ एक शीर खुरमा बन सकता है, एक बिरयानी सही, क्या मैसेज है that's all. भाई ईद के मौके पे क्या मैसेज देके जा रही हैं मैं सबको? ये बस एक प्राइमरी यही मैसेज है कि देखें, अगर जो आपके घर की खवातीन है, शायद मैं खुद एक औरत हूँ तो मैं औरतों की ज्यादा बात करती हूँ, लेकिन ये है कि जो आपके घर में खवातीन है वो भी आपके घर का ही हिस्सा है। इस ईद में उनको भी अपने साथ लेकर चलें, ठीक है, उनको भी देखें कि उनको क्या चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि शॉपिंग करा दी आपने, उनको मेहंदियां लगा दी हैं, चूड़ियां, आप ये देखें कि क्या वो आपके साथ ईद मना रही हैं जिस तरह आप ईद मना रहे हैं, क्या पूरा पूरा दिन वो जो है काम कर रही हैं और वो जो है किचन में सारा दिन आपके गेस्ट को सर्व कर रही हैं, और वो जो है फिर उसके बाद अगर अच्छा मूड नहीं है तो उसमें उनका कसूर नहीं है। हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया तो ये है मोनिका। कि ईद को ईद की तरह मनाएं। बिल्कुल, ठीक बहुत है ना? शुक्रिया आपका चलो, आज के प्रोग्राम में ठीक आप है, आई thank और you so बहुत अच्छा much. लगा आपसे मिलकर। Same ईद here, मुबारक एक बार thank फिर you. से आपको हमारी आपको तरफ से। भी बहुत बहुत ईद और मुबारक यहाँ हो। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा आप हमारे साथ। जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और ईद मुबारक। और ईद का जब मौका होता है, ईद की खुशियां कहते हैं कि अपनी जगह है, मगर ईद का एक और ख़ास पहलू भी है, वो ये है कि लोग अक्सर कहते हैं कि नए रिश्ते जो हैं उनको कायम करना जो है ईद पे चाहिए, या ईद के बाद जो है इस रिश्ते को जोड़ेंगे, या ये कि आपने बेटा या बेटी की शादी करनी है तो रिश्ता अगर आ गया है, चलें ईद पे जो है इनको या तो एंगेजमेंट कर लेते हैं या फिर ये कि गेट टुगेदर कर लेंगे। यानी नए रिश्तों को जोड़ने का भी ये मौसम होता है, ख़ास तौर से ईद के मौके पर इस चीज़ को प्रायोरिटी दी जा रही होती है। मगर ये सब कुछ जो करना होता है, नए रिश्ते बनाना या इनके दरमियान जो है एक दूसरे के साथ ताल्लुकात करने या वो एहसास लाना जिसमें वो जो ईद जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो उसकी जो खुशियाँ हैं उसका मज़ा दुबारा हो जाता है जब इस तरह आप किसी को एक दूसरे खानदान दूसरे खानदान को जोड़ता है या मिलता है। तो इसी बात के लिए हमने आज जो गेस्ट हमारे साथ बैठी हैं उनको बुलाया है और उनसे पूछना मुझे ज़रूर है कि क्या बात है कि ये ईद के मौके पे ही जो है रिश्तों के बंधन में लोग क्यों बनना चाहते हैं और इसको क्यों अहमियत देते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिसेस अली, इनसे मिलते हैं और जानते हैं सबसे पहले तो ये कि ये ईद के दिन में आजकल क्या कर रही हैं, और आज जब ईद का तीसरा दिन हमारे साथ ये मिलने आई हैं तो 2 दिनों में इनकी क्या मसरूफियात रही हैं। क्या इन दिनों में भी लोग इनको कॉल करते रहे और पूछते रहे कि भाई हमारी बेटी के लिए आपने क्या सोचा, या हमारा बेटा जो आपने देखा था उसके लिए आपने क्या सोचा है। तो हम मिलते हैं मिसेस अली से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। और आपको भी बहुत ज़्यादा ईद खैर मुबारक। मुबारक। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा जो है आपने ड्रेस पहना है, उससे बढ़कर ये कलर उसका बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा पहना हुआ है माशाल्लाह, हम दोनों का ये बहुत ब्राइट कलर हो गया। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है हम दोनों के एक जो दूसरे के कपड़ों के शेड्स हैं ना, गोल्डन के साथ, गोल्डन बिल्कुल की कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसा ही है। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुझे ये बिल्कुल ठीक बताइए 2 दिन आपने कैसे गुजारे, और आपके लिए ये ईद के जो जितने दिन हैं 3 दिन, वैसे तो ईद हमारी शुरू हो जाती है चांद रात से ही, बिल्कुल ऐसा और ही है। पूरे हफ्ते चलती रहती है, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट डे कौन सा होता है ईद का? पहला दिन, दूसरा दिन या तीसरा? तीनों दिन बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि फैमिली के साथ एक बहुत हेल्दी टाइम मिलता है आपको, और ऐसे ऐसे रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलता है जो साल में सिर्फ एक बार ही मिलता है आपको। हाँ। और बच्चों से आपको मिलने का मौका मिलता है, और ज्यादातर तो हमने ईदियां ही बांटी हैं इतने दिनों में, ईदियां ही बांट रहे हैं, या तो ले रहे हैं या तो फिर दे रहे हैं, यही सही, सिनेरियो चल रहा है आजकल तो। लेकिन माशाल्लाह ईद के 3 दिन बहुत पुरौनक है अल्लाह पाक की तरफ से, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है थ्रू आउट रमजान। अच्छा मुझे जितने बताओ गुजरे। मुस्कान, मैं ये कह रही थी कि मैं मिसेस अली नहीं बोलूंगी मैं तुम्हें प्रोग्राम में आज ना, आज मैं तुम्हें मुस्कान ही बोलूंगी। मुझे ये ठीक है। बताओ मुस्कान, जब छोटी थी तो बचपन में ईद का ज्यादा मजा था या बड़े होके? क्योंकि बचपन में ये होता है ना कि आपको तो ईद पे सिर्फ ईदी ही चाहिए होती है, ऐसा या ही है, ऐसा नए ही है। कपड़े बनने, तो वो कोई कुछ ऐसा शेयर करेंगे कोई मेमोरी जो आपके बचपन की आपकी यादें हों? जिम्मेदारियां चेंज हो गई हैं, जैसे कि पहले तो घर बैठे सब मिल जाता था और खाने की भी कोई टेंशन नहीं होती थी। मम्मा पूछती थी जी मेन्यू क्या हो, तो पहले ऐसे होता था कि हमारे लिए भी अलग फरमाइशी प्रोग्राम चलता है, फिर जो मेहमान आ रहे हैं उनके साथ क्या खाओगे। लेकिन अब माशाल्लाह से ऐसा होता है कि हमें खुद इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, तो बच्चों के लिए शॉपिंग करना है, फिर हस्बैंड के लिए, फिर अपने लिए, फिर जाहिर सी बात है जो मेहमानों का एहतमाम है कि भाई अब उनके लिए खाना वगैरह पकेंगे।
تو ماشاءاللہ سے عید جو ہے وہ بچپن کی بھی ایک الگ ہی خوشی تھی، عیدی لینے کی، اور ساری جو بیٹھے بٹھائے سب ملتا تھا. اور یہ والا فیز بھی بہت اچھا ہے کہ اللہ پاک نے ایک تو ظاہر سی بات ہے سب کا بڑا سربراہ بنایا، اور پھر اب ظاہر سی بات ہے ذمہ داریاں کافی ساری ہیں. میں ماشاءاللہ بڑی بہو ہوں، ماشاءاللہ تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑی بہو نے کیا بہو کیا کا ان 2 دنوں میں عید کی کیا تیاری تھی، کیسے ہمارے یہاں تو پریپریشن ظاہر سی بات کی؟ ہے سسرال میں ہی ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں. ہم سسرال جاتے ہیں اور سسرال میں ساری گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، تو وہ ساس کے سائڈ کے اور سسر کے سائڈ کے سب لوگ آتے ہیں اور ماشاءاللہ سے کھانے کے اہتمام ہو رہے ہوتے ہیں. دوسرے دن تھوڑا سا ریسٹ ملا تھا، دوسرے دن ہم گھر میں تھے. آج تیسرا دن ہے، اب بھی دعوتیں ہیں، یا تو کوئی آئے گا ہمارے یہاں یا پھر ہم کسی کے یہاں جائیں گے، یہ والا سین ہے. اب مجھے بتاؤ عید کے دن جو دعوت ہوتی ہے کیونکہ وہ مین ڈے ہوتا ہے، تو بالکل اس کے لیے کیا مینیو کیا رکھتی ہو زیادہ تر؟ مینیو میرا جو زیادہ تر مینیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں بہت ایکسپرٹ ہوں دم والی بریانی بنانے میں اچھا نا، زبردست. مٹن کی. تو میں وہ بناتی ہوں، اور میں کوئلے کی کڑھائی بناتی ہوں چکن کی نا، اس پہ دم لگا دیتی ہوں کوئلے کا. اور میں تھوڑا سا کوشش یہ کرتی ہوں کہ بھنا ہوا قیمہ اچھا ہو. اچھا سلاد رائتا تو میرے لیے سمجھیں کہ رونق ہے دسترخوان کی یا ڈائننگ ٹیبل کی، کہ آپ بیٹھیں تو وہ ہونا چاہیے لازمی. اچھا میٹھے میں ہمیشہ 2 رکھتی ہوں، کیونکہ میٹھے میں ایسا ہوتا ہے کہ یار ایک نہیں تو دوسرا صحیح، کیونکہ بچے نارملی شیر خورما نہیں کھاتے اور بڑے لوگ بہت لائک کرتے ہیں. تو بچوں کے لیے کوئی کسٹرڈ ہو گیا یا کھیر ہو گیا اس طریقے سے، اور بڑوں کے لیے شیر خورما وغیرہ. اور ایسا ہوتا ہے پھر مہمان آ رہے ہیں تو کیک بھی چل رہا ہے تو مٹھائی بھی چل رہی ہے، تو اور پھر آپ کو پتہ ہے ریفریشمنٹ وغیرہ. تو لیکن جو خصوصی طور پہ کھانا ہوتا ہے تو وہ میری یہ مین ڈشز ہوتی ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ چپاتیاں ابھی وغیرہ جب آپ ہوں. نے بریانی کی بات کی تو کیا عید کا جو تیسرا دن ہوتا ہے اس دن بھی بریانی ہی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، یا اس دن کچھ اور ٹرائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یا ہوتا ہے نا کہ لیفٹ اوور ہو گیا بس وہی بریانی چلتی رہے گی ہمارے 3 یہاں دن یہ ہوتا ہے، ہم لوگ بہت نا آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے چلتے ہیں. اب جیسے میری چھوٹی دیورانی ہے تو وہ مجھے کہتی ہے یار تم نے چاول بنائے تھے، اب میں روٹی کا کچھ کرتی ہوں. اور ظاہر سی بات ہے دیکھیں اگر آپ نے ایک دن چاول کھا لیا تو پھر آپ کو دوسرا دن ہوتا ہے یار کچھ ایسی چیز ہو جو آپ روٹی سے انجوائے کرو. تو ہم لوگ آپس میں بہت کوآرڈینیٹ کر کے چلتے ہیں. تو اب وہ یہ تھا کہ جب پہلے دن ساری بریانی اور یہ ہو گیا، پھر انہوں نے کہا یار نہیں دوسرے دن، اب کیونکہ میری دعوت ہے تیسرے دن، یہاں سے اب میں جاؤں گی، تو انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ یار کیا ہو. میں نے کہا جو بھی ہو بھائی، یا تو تم ایسا کرنا میں نے مٹن کی بنائی تھی تو تم تھوڑی سی چکن کا، یا تو پلاؤ بناؤ، پلاؤ بنا لو، ہاں پلاؤ بنا لو یا بریانی بنا لو، رائس ہونے چاہیے. بچے دیکھیں آپ رائس کھاتے ہیں. اچھا مسکان مجھے یہ بتاؤ، آنیسٹلی بتانا، یہ اس عید پہ جو ہے کتنے ڈریس بنائے؟ میں نے الحمدللہ میرے 3 ہی بنتے ہیں، بچوں کے زیادہ بنتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے گندے بہت کر دیتے ہیں. تو میں نے بچوں کے ماشاءاللہ سے 5 بنائے تھے، ہسبینڈ کے میں نے 3 بنائے تھے، اپنے بھی 3 بنائے ماشاءاللہ. اور بس خیر سے عید گزر بھی گئی. اب یہ تیسرا جوڑا ہے وہ میں نے پہن لیا، بہت اچھا لگ رہا ہے. تو یہ تھوڑا ہیوی ہے، لیکن عید گزر گئی لیکن اب آپ کی مصروفیات میرا خیال ہے اور زیادہ بڑھ جائیں گی. مجھے اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ عید کے بعد اکثر لوگ، ابھی میں بات کر رہی تھی کہ نئے رشتوں میں بننا چاہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اگر اس سے پہلے اگر رشتہ ہو جائے، رمضان سے پہلے تو عیدی جا رہی ہے، عیدی آ رہی ہے، سسرال والے آ رہے ہیں، سسرال والوں کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ بتائیں کیا یہ حقیقت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ عید کے بعد جو ہے لوگ نئے رشتوں میں، نئے بندھن کے بارے میں کیوں سوچنا شروع کر دیتے ہیں؟ تھوڑا سا یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں رمضان میں لوگوں کی مصروفیات عبادت کو ترجیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی جو ہمارا مہینہ ہوتا ہے ہم اس میں یہ کوشش کرتے ہیں، لوگ بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اس کا بھی کہ بھئی اگلا مہینہ رمضان کا ہے. تو پھر یہ 2 مہینے اتنے ہیپٹک گزرتے ہیں، پھر لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا شغل میلہ ہو یا ناچ گانا ہو یا ایسا ہو کہ تقریبیں رکھ لیں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگ شادیاں کیوں کرتے ہیں عید کے بعد، کیونکہ دیکھیں جو ہمارے باہر کے ملک میں لوگ گئے ہوئے کمانے کے اس سے یا کسی بھی چیز سے، تو وہ ہمیشہ عید اور بقرعید پہ ہی یہاں آتے ہیں. تو ہماری یہ کنسرن ہوتا ہے، یہ کوشش ہوتی ہے ہماری کہ یار ہمارے بڑے گئے ہوئے ہیں اور یہ ایک تقریب ہے جس میں یہ پاکستان میں ابھی آئے ہوئے ہیں، تو یہیں پہ ایک تھوڑی سی تقریب بھی ہو جائے تاکہ سب لوگ آئے ہیں تو اور بڑا گیٹ ٹوگیدر ہو جائے، اس تقریب کو انجوائے کر لیں، سب لوگ موجود ہوں. اور پھر ظاہر سی بات ہے سب نے اپنے کاموں پہ تو جانا ہے عید کے بعد، تو جو فلائٹ تو اس لیے پریفرنس دیتے ہیں اس موقع پر، عید کے موقع پہ. اچھا مجھے ایک بات یہ پوچھنی ہے کہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے، جب شادی کی بات ہو تو اس میں سب سے زیادہ وہ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں یا کیا ان کے لیے اہم ہوتا ہے؟ اہم تو دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ انسان کی سیرت ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں صورت تو وقتی طور کی ہے، سیرت و اخلاق ہو انسان کا، اچھی فیملی ہو، بچے کی تربیت اچھی ہو، اسی طریقے سے بچی کی بھی تربیت اچھی ہو. کیونکہ جب آپ کسی کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑی بات ہے کہ آپ کی بچی کس گھر میں جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب اس کو ایک پورا پر ایک ایسی جگہ مل رہی ہے جہاں پہ وہ اب ساری زندگی رہے گی. تو وہ بھی بہت آپ سمجھیں کہ اہم کن پہلو ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی اس طریقے سے دیکھیں کہ گھر میں کسی کو لا رہے ہیں تو وہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب وہ آگے آپ کی نسلوں کو چلائے گی. تو جو تربیت ہے، جو انسان کا اخلاق جسے آپ کہنا چاہیں، وہ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور لوگ ہمیشہ اسی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ
सीरत अच्छी हो, इखलाक अच्छा हो, नेक तरबियत हो, अच्छी फैमिली हो, और ये सब देखना भी चाहिए मुझे लगता है। अच्छा ये मुस्कान, बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और है कि आजकल के दौर में जब हम बात कर रहे हैं न्यू जनरेशन की, और हम ये बता रहे हैं कि आपने खुद भी कहा कि ख़ानदान को देखना है, सबको ज़रूरत है, ऐसे लेकिन ही। क्या ख़ानदान के ज़रिए रिश्ता करना, या फिर वो जो कहना चाहिए कि मॉडर्न डेटिंग, वो ज़्यादा अहम है आजकल? पहले देखिए फैमिली को ही तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप कहते हैं ना कि बेटी का पता चल जाता है माँ से। अगर आपने माँ को देख लिया कि माँ किस तरीके की है, तो आपको बेटी का खुद ही अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है माँ की एक परछाई है औलाद, ठीक है। तो पहले तो जाहिर सी बात है आप कोशिश ये करें कि फैमिली में बात हो, ताकि आपको केस की ऑथेंटिसिटी और ये पता चले कि यार ये सीरियस मैच है। क्योंकि देखिए ना, लड़के लड़की आपस में कितने बात करते हैं, कितनी ऐसी एप्लीकेशन है, डेटिंग साइट से बात करी करी नहीं करी नहीं बिल्कुल, करी, बिल्कुल। ब्लॉक भी कर दिया, ठीक है ना। तो रिश्ते की जो ऑथेंटिसिटी आती है वो वहीं से आती है जब आप फैमिली से कनेक्ट होते हैं, और फिर आपने इतनी फैमिली अच्छी के बात की बाद इसमें, आपने एकदम से बीच में जब बोला ना कि ब्लॉक कर दिया, ये आजकल इस कदर हो रहा है, इस तरह बहुत के हो रहा है, बहुत हो रहा है, डेटिंग जो बिल्कुल एप्स ऐसे हैं ही। उसमें। और क्या होता है, एक आपका एक अलग से एसोसिएशन हो जाती है, एक दूसरे से बातचीत करें, बिल्कुल सबको ऐसे ही। एकदम से ब्लॉक कर दें, तो वो क्या होता है कि बिल्कुल। आपके फिर नफ्सियात पे असर होता है, ऐसा आपके ही। जहन और पे फिर असर देखिए ना, होता आप किसी को टच भी नहीं कर सकते कि उसने आपको या तो भाई का नंबर नहीं दिया हुआ, या वालदा का नंबर नहीं दिया हुआ, या कोई आप है ही नहीं, बस उसने ब्लॉक कर दिया, तो कोई आपके पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन ही नहीं है उस चीज का। तो ये वाली बात है, फैमिली तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिश्तों में। ईद के मौके पर आप ये बताइए कि अगर आपने कोई रिश्ता करवाना है या कोई मुलाकात है, उससे शुरू करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है? क्या ईद पे तरीका, बुलाया जाए? हाँ ईद पे तो लाजमी बुलाया जाए। देखिए ईद पे बुलाने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुल के सामने आ जाती हैं। एक तो रख रखाव का, फैमिली के स्टेटस का, फैमिली के पहनने ओढ़ने का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये फ़ायदा होता है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब घर में मौजूद होते हैं, तो आपको एक ख़ानदान का अंदाज़ा हो जाता है कि यार इनके ख़ानदान का रख रखाव कैसा है। तो वो एक बहुत समझे ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है उन रिश्तों के लिए जो कि इस ईद पे मिल लेंगे। हम भी यही कहते हैं, हमने तो बहुत कन्विंस कर करके चांद रात पे लोगों को कॉल करी कि भाई पहले दूसरे दिन इनवाइट कर लीजिएगा, क्योंकि एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाहर से लोग आए हुए हैं, भाई लोग आए हुए हैं, बाहर से बहनें आई हुई हैं। तो एक बहुत अहम चीज है कि आप एक पूरी इस तरह get गैदरिंग together के करने साथ में आपको बैठ जाए, वरना फिर क्या होता है, हमारी बहन तो यूके में, यूएस में, तो अब भाई सब आए हुए हैं ना, तो अब मिलो अभी ना मिल जरा, रहे हैं, सही। पता चलेगा चलिए, किस तरीके ये के तो लोग आपके हैं। प्रोफेशन के हवाले से ये वाली टिप्स हो गई और बातें हो गई। जरा ईद की तरफ फिर से आते हैं, और बिल्कुल आपसे ऐसा मैं ही है। जरूर ये पूछना चाहूंगी कि आज ही तीसरा दिन है, आज के क्या आपकी मसरूफियात रहेंगी, क्या प्लानिंग है, ईद कब तक चलती रहेगी, और ईद पे सबसे ज्यादा आपके लिए अहम क्या चीज होती है? खाना तो चले अच्छा बनाना, उसके अलावा? उसके अलावा देखिए मेरी कोशिश ये होती है कि जिन जिन से हमने काफ़ी टाइम से बात नहीं करी, उनको मैं बात करूं, उनसे वीडियो कॉल पे करूं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तो उनके यहाँ चली जाऊं, वरना उनको दावत पे बुला लूं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जिस तरीके से अब ज़िंदगी चल रही है, मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो साल में ही मिलना होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जिन जिन बड़े लोगों से हम नहीं मिल पा रहे, उनसे मिलें, उनसे बात करें, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादा गैदरिंग हो, ज़्यादा उनके साथ बैठे, क्योंकि हम जब छोटे होते तो हमारे बड़े भी हमें लेके बैठते थे, ईदियाँ देते थे, मुझे बहुत अपने अच्छी बचपन की गैदरिंग कोई होती थी। ईद बताओ, कोई ऐसी बात जो कोई शरारत या कोई ईदी, कभी ऐसा हुआ कि अपनी ईदी भी रख ली और अपनी बहन की भी या भाई की भी, कोई कभी नहीं, ऐसा ये कुछ बहुत किया? बार किया है कि अच्छा। एक एक बंदे से दो दो तीन तीन बार ले ली ईदी। ये तो हर बच्चे ने ही किया है, तो हमने भी बहुत बार किया है कि लाइन में खड़े हो जाते थे, और फिर पहले दुपट्टा पहन के ईदी ले ली, फिर दुपट्टा उतार के ईदी ले ली, या किसी और का दुपट्टा लेके ईदी ले ली, ताकि पता ना चले रश में। तो ये तो हर किसी की आप समझे किस्से कहानियां ईदियों के। बाकी इसके अलावा ये है कि जो अब हम ईदियां देते हैं, तो हम भी देखते हैं कि यार कोई बच्चा डबल ना ले ले, या अच्छा, कोई क्योंकि खुद बच्चा ने ये सब किया है, तो इसलिए ये पता चल जाता है कि भाई दूसरा बच्चा दोबारा से वही ऐसे ही बच्चा है, नहीं आ ऐसे ही, जाए। ऐसे ही है। अच्छा, ये भी मुझे बताएं, सबसे ज्यादा ईदी जो है किससे मिलती है, अभी भी अगर मिलती है तो? मुझे तो मेरे हस्बैंड से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईदी मिलती है, और बाकी सबसे ही मिलती है, लेकिन जो एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है वो हस्बैंड की तरफ से मिलता है, और वो इंतजार होता है मेरा भी। मैं एक और भी शो में गई, तो उन्होंने पूछा ईदी कैसे मिलती है, मैंने कहा भाई मैं पहले से चेक रखवा लेती हूँ, उसको नई गड्डियों में कैश करवा के उनके ड्रॉज में रख देती हूँ, और उनको पता होता है कि माशाल्लाह 7 साल हो गए, तो उनको पता होता है कि ये जो एक गड्डी है ये बेगम की है, तो जब वो तैयार हो जाते हैं, मैं तैयार हो जाती हूँ, वही गड्डी ला के मेरे हाथ में दे देते हैं। तो ये हमारी ईद होती है इस और तरीके उस से। गड्डी की अलग ही बात होती है, नए नोटों की बिल्कुल। खुशबू। खुशबू और तो ईद के नहीं, दिनों में खर्च सबसे करने अच्छी- का दिल नहीं करता यार, खर्च बिल्कुल है, करने
या दिल नहीं बिल्कुल करता। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है ईद के दिनों में नए नोट हमें देखने को मिलते बिल्कुल हैं ना। ऐसा ही है। न्यू नोट की तो अलग ही बात और होती है। देने का दिल नहीं चाहता, खर्च नहीं करने का दिल अच्छा करता। मुझे बताओ मुस्कान, आपने बताया कि इतने आपने ड्रेसेस 3 ड्रेसेस बनाए हैं, तो किसी ऐसा हुआ कि अभी के स्टिच करवाए हों और टेलर अगर स्टिच कर रहा है तो कभी कोई प्रॉब्लम हो गई हो, चांद रात को पता चले भाई ये ड्रेस तो बन के नहीं आ रहा? यार ये सीन पहले बहुत होता था मानो, लेकिन अब तो माशाल्लाह से फिजिबिलिटी इतनी है हम लोगों को, हम तो रेडीमेड ही ले लेते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल साइज आता है मुझे, लेकिन मुझे साइज में ये प्रॉब्लम आती है कि हर जगह एक्स्ट्रा स्मॉल साइज नहीं मिलता, तो कहीं कहीं फिर ऑल्टर करवाना पड़ जाता है। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ईद की शॉपिंग पहले कर लूँ, ताकि जाहिर सी बात है इबादत भी डिस्टर्ब ना हो, और रोजे रमजान है तो फिर आपको पता है सब जगह ट्रैफिक का बड़ा मसला हो जाता है, तो पहले से सब कुछ करके रख लो ताकि आपकी ये रमजान और आपकी ईद सब अच्छे से गुजरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत पहले से शॉपिंग हो गई थी, और अभी अभी अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत ईद के लिए भी नहीं पड़ी, कि बंदा होता है ना बाहर जा रहा है कुछ ला रहा है, अल्लाह का शुक्र सब सॉर्ट आउट, रमजान से पहले ही सारी तैयारी थी। चलें ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये बातें करने में। और लेकिन मुझे अभी पूछना ज़रूर है आपसे ये कि भाई अभी लोग जो अपने बच्चियों का रिश्ता करना चाह रहे हैं, चाहे लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, तो उन्हें आप क्या मशवरा देंगे कि किस बात का ख्याल करें? सबसे ज़्यादा तो जाहिर सी बात है प्रोफाइल की ऑथेंटिसिटी का और फैमिली बैकग्राउंड का और लड़के के आप समझे कैरेक्टर का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म मैरिजेस होते हैं, वो चीज़ें जो आपको बाद में पता चलती हैं, तो आप रिश्ते से पहले उन चीज़ों को इतना कम वक्त देते हैं कि वो सामने आ ही नहीं पाती। तो रिश्ते से पहले वक्त लेना और देना आगे जाके एक कामयाब रिश्ते की समझें कि वो पहलू बन जाता है, और इसी तरीके से रिश्ते चल जाते हैं और घर बस जाते हैं बनिस्बत इसके कि आप जल्दबाजी करें। और ईद का मेरा पैगाम ये होगा कि जितने भी लोग हैं जो नाराज हैं आप लोगों से, या आपकी वजह से कोई नाराज है, या आप समझ रहे हैं कि वो आपसे नाराज हैं, तो एक दूसरे को मना के इस ईद को यादगार बनाएं और सब बैठ के एक साथ इस ईद को मनाएं, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है। बिल्कुल। और इसके बाद तो जाहिर सी बात है हम अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाएंगे, तो अगर लगता है कि आपसे कोई नाराज है तो उसको भी मना लें, और अगर आप किसी से नाराज हैं तो वो आपको मना रहा है तो आप भी मान जाएं। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये ईद ऐसी होती है कि ईद के मौके पर अगर आप बिछड़े हुए लोग भी मिल बिल्कुल जाएं ऐसा या ही जो है। रूठे हुए हैं उन्हें मना लेना, तो ये बहुत होता है कि बड़ा। हम ईद पे मिले थे। देखें बिल्कुल ईद ऐसा ऐसा मौका है जिसमें हम सब गले मिलते हैं और जिससे ये कि एक दूसरे का नजरअंदाज करते हैं हर चीज़ नजरअंदाज को। करते हैं एक दूसरे की जो गलतियां हैं बिल्कुल और ऐसा उन्हें ही है। माफ करते हैं। बिल्कुल कहते हैं ना ऐसा कि रमजान में जब आप रोजे रखते हैं तो यही चीज आप सीखते हैं कि बिल्कुल। आपने जो सबसे पहले माफ करना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। माफ बहुत करना अच्छा सीखें। लगा आपसे मिलकर मुस्कान। Thank ईद you के so दिन much, आप आई मैम। और आपको एक बार फिर से जो है ईद मुबारक GTV की तरफ Thank से। you so much। और आपको ये आपको भी कहूंगी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और आपको ये कहूंगी कि यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगी तो और भी हमारे साथ मेहमान होंगे, तो रहिएगा आप हमारे साथ। जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और ईद मुबारक। और आपको पता है कि ईद की खुशियां कहते हैं कि भाई अपनी जगह, मगर सच ये है कि जब 3 दिन तक इस तरह हम सेलिब्रेशन करते रहे हैं और मेहमान भी आ रहे हैं जा रहे हैं, खाने भी बन रहे हैं, मुरगन ग़िज़ाएं भी, और उससे बढ़कर मीठा चाहे किसी भी फॉर्म में हो सबको बहुत अच्छा लग रहा होता है। और किसी भी वक्त कोई भी गेस्ट आ रहा है उसके साथ आप बैठ जाते हैं, चाहे आप खाना खा रहे हों या फिर कभी ऐसा होता है कि हाई टी पे बैठे हों, जो भी आता है उसके साथ थोड़ा बहुत खाना पड़ता है, आपको साथ देना पड़ता है। मगर जब आप बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं, तो उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है ईद के इन्हीं दिनों में, और वो ईद का तीसरा दिन ही होता है जिस दिन आप कहते हैं बस अब बहुत हो गया, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा ज़्यादा खाना और वो मीठा खाना, और उसके साथ साथ वो जो मुरगन ग़िज़ाएं हैं जिसमें हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो भी गेस्ट आता है वो कहता है कि हमारी कोशिश होती है कि बिरयानी तो ज़रूर बने, चाहे वो बीफ बिरयानी हो या फिर वो मटन बिरयानी हो या फिर वो आजकल टिक्का बिरयानी चल रही है। तो अब से अभी जो पहले गेस्ट बैठी थी वो यही बात करी थी। मगर फिर बात वही है कि आप जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिस तरह ओवर थिंकिंग करके आप अपने जहन को नुकसान पहुँचाते हैं ना, उसी तरह ओवर ईटिंग करके आप अपने बॉडी जो है उसको बिल्कुल जो है नॉर्मल नहीं रहने देते। और उसके बाद क्या होता है कि आपको होता है कि अब ईद ख़त्म होगी तो हम यकीनन अपने मुंह को जो है ना बिल्कुल बंद कर लेंगे, क्योंकि रमज़ान गुजारे उसमें हमने पकोड़े भी खाए, हमने समोसे भी खाए, और उससे भी बढ़कर हमने जो है मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया। तो इसको आप किस तरह बैलेंस करें, इसके लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे ज़रूर हम ये पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनसे ये कहेंगे कि आपको ईद मुबारक, और आप ये बताइए कि आपने अपनी ईद जो है उसे कैसे सेलिब्रेट किया। जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुमैरा नाज, हर्बलिस्ट हैं, आप जानते हैं, मिलते हैं, और जब भी वो आती हैं हमेशा अच्छी ही बातें हमसे करके जाती हैं और हमें बता के जाती हैं किस तरह हमें अपने आप को मेंटेन रखना है। तो मिलते हैं हुमैरा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हुमैरा? ईद वालेकुम मुबारक। अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक और आपके
स्क्रीन पे जो उस पार बैठे हैं उनको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। ये बताइए, जो अभी मैं सारी बातें कर रही थी, इससे आप कितना एग्री करती हैं कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप इन दिनों में ओवर ईटिंग कर लेती हैं? और आपकी ईद कैसी चल रही है? आज तीसरा दिन है, 2 दिन आपने किस तरह सेलिब्रेट किए, ये बताइएगा पहले। और खाने पीने का भी जरूर बताना। खाना पीना तो ऑब्वियसली ईद है तो सब खाते होते हैं, और फिर ईद में मीठा तो लाजमी चल ही रहा होता है, सब जी, तरफ के जी। सब चीजें चल रही होती है। मैं कहती हूँ ओवर ना करो, आप चखने की हद तक मीठा भी खा लें थोड़ा, और मीठा शेर खुरमे से बेहतर तो कोई मीठा नहीं हो है ईद जाता पे। ना, आप आई, मैं आपके साथ भी बैठ गई खाना खाने, आप फिर कोई और गेस्ट आ गया, तो इस तरह ओवर ईटिंग हो ओवर जाती है। तो बिल्कुल। करना क्या है फिर? करना ये है कि आपने पहले आपने बताएं क्या किया? ग्रीन, मैंने जो किया वो देखिए, ग्रीन टी का जो है ना आपने आदी बना लेना है। और इस दौर में अब जो हमारे खाने हो गए ना मसाले वाले, उसमें तो आप लाजमी अदरक की चाय लाजमी पिएं। अदरक की चाय लाजमी पिएं। कुछ है कि सौंफ का इस्तेमाल हमेशा साथ रखें, कि हर खाने के बाद आपने सौंफ और इलायची, ये तो मैंने इससे रमजान में भी किया है। सौंफ और इलायची मैंने इतना खाया है रमजान में कि आपने जो कुछ खाया होता है, क्योंकि ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है। और अब जब आप रमजान पूरा महीना हम रोजे रखते हैं तो हमारा मैदा जो होता है वो आदी हो जाता है उस खाने का, और फिर हम एकदम से एक ऐसी चीज खाना शुरू कर देते हैं कि जो मैदा कहता है कि ये हुआ क्या है, कि एकदम से भूचाल आ गया। मैं ये वाली बातें तो अभी करूंगी, लेकिन मुझे अभी आपसे पूछना है कि ईद के अभी ये तीनों दिनों में सबसे ज्यादा आपका फेवरेट दिन कौन सा है? ईद का पहला दिन आपको अच्छा लगता है, दूसरा या तीसरा? मुझे तो तीसरा अच्छा लगता है, रिलैक्स होकर अब रेस्ट करना। मुझे हमेशा से पहला दिन अच्छा लगता है, क्योंकि जब नमाज पढ़ने जाते हैं, और ये मेरी बचपन से आदत है कि जब मर्द चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, कि उनके आने से पहले आपने तैयार होके बैठना है और घर के सारे काम निपटा लेने। उनके आने के बाद आपने, अब मैंने ये देखा है खवातीन खास तौर पे 12-12 1-1 बजे जाके एक तो उठना होता है और फिर तैयारी पकड़ते हैं। तो बेहतर ये होता है, कहा भी यही है कि सुबह सुबह जब मर्द हजरात मस्जिद से वापस जाते हैं ईद की नमाज पढ़ के, तो आप खाना वाना सब नाश्ता साथ करें। ट्रेडिशनल यही है ना, तो खाना भी साथ खाएं, नाश्ता करें साथ बैठ के, और तैयार हों प्रॉपर। ये नहीं है कि आने के बाद आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो मेरी आदत शुरू से, आज तक भी मुझे सब कहते हैं कि मेरी चूड़ियां भी पूरी होती हैं, मेरी मतलब हर चीज में तैयार होकर बैठ जाती हूँ। इन दिनों तो मैं ये है कि मेरे बेटे की शादी है, तो उसकी तैयारियां चल रही उसकी हैं। तैयारियां चल रही हैं, और आज निकाह भी है, तो क्या बात है। उसकी तैयारियां मुझे चल ये रही हैं। बताइए कि ईद की तैयारी आपने कितने दिन पहले शुरू कर दी? शादी की तैयारी तो चले साथ साथ रमजान चल से रही पहले, थी। रमजान से पहले कर में लेती कुछ हैं हमेशा? आपको पता है, रमजान ट्रांसमिशन एक तो मैं नहीं करती, आपको अच्छी तरह पता है कि मैं रमजान में शोज नहीं करती, मैं इबादत पे ज्यादा फोकस करती हूँ। और अपनी जो तैयारी है वो शादी की भी तैयारी, मैंने रमजान में कोई तैयारी नहीं करनी, क्योंकि एक तो सामान अच्छा नहीं मिलता। आप मार्केट में जाएं, आपको अच्छी चीज इन दिनों में नहीं मिलेगी। आपने रमजान से पहले 2-3 महीने पहले अपनी शॉपिंग कर लो, क्योंकि हर बंदा जो है ना, दर्जी को टाइम नहीं होता, आपके कपड़े खराब होते हैं, आपको चीज अच्छी नहीं मिलती है। तो बेहतर यह है कि आप प्लानिंग करके शुरू से चलें। आपने पहले से तैयारी पहले की से हुई थी? तैयारी कितने सारी सूट बनाए चीजें। हुमैरा ने? कोई गिनती नहीं है, पता ही नहीं है मुझे क्योंकि शादी की तैयारी शादी भी के साथ भी में बन चल रहे रही है। हैं, ईद के भी बन रहे हैं, तो गिनती का तो कोई पता नहीं है सूट। लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेसेस पे नहीं जाती। पहली बात तो ये है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं परचेज कर लेती हूँ। ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस हूँ कि मैंने एक्सपेंसिव सूट ही बनाने। पहली बात तो ये कि मैं इतना एक्सपेंसिव सूट बनाने के खिलाफ हूँ कि शादी में आप 30,000, 40,000, 50,000 का एक ड्रेस बना रहे economical जो है ये आप- बहुत एक्सपेंसिव है। अभी तो आप यकीन करो, मैं चप्पल लेने गई थी, मैं ली नहीं, मैंने ऐसी गई, किसी के साथ गई थी रमजान के दरमियान में, चप्पल 10,000 की, 15,000 की। मैंने कहा ये चप्पल इतनी महंगी कौन लेगा, मैं तो आज तक कभी इतनी महंगी चप्पल ना पहनूं। मैंने पहले से लेके रखी थी। बल्कि ऑनलाइन बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं, मैं ऑनलाइन प्रेफर करूंगी कि अच्छी चीजों को आप ऑनलाइन से लेना और प्रेफर। सबसे अच्छी तो आपने टिप यही बताई कि ईद की शॉपिंग जो है ईद से पहले कर लें, वो अच्छा है, ताकि रमजान की जो आप है ना, देखो रमजान, पहली बात यह है कि मैं यहाँ आज आपके चैनल के तवज्जो से एक बात कहूँ, रमजान हमें किस लिए अल्लाह ताला ने कहा ना, 1 महीना आप पूरी इबादत करें। बिल्कुल। और 1 महीना मैंने तो इतनी सी भी चीटिंग नहीं की कि मैंने, बहुत सारे चैनल से मुझे कॉल आई कि आप इतना सा दे दें, 1 घंटा दे दें, आधा घंटा। मैंने कहा नहीं करना मुझे। मैं अपने अल्लाह देखे, हम दुनियादारी पूरा साल कर रहे होते हैं ना, तो 1 महीना हम लग के एक इबादत कर ले। मैंने तरावियां पढ़ी हैं पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह तरावी में बड़ा मजा आया है। बिल्कुल इतना तरावी का जब आपकी खत्म कुरान हुआ ना, आंखों से आंसू निकले। अच्छी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अल्लाह मजा ताला आता ने है हमें इस जो ईद गिफ्ट का। दिया है। मुझे बताइए हमारी कि ईद के दिनों में तो चले, अब तो आप ईदी देती होंगी, लेकिन आपको ईदी बचपन में मिलती थी तो कितनी ज्यादा, सबसे ज्यादा ईदी आप किससे लेती थी? सबसे ज्यादा ईदी तो माँ बाप ही देते हैं मेरे ख्याल से, अम्मा अब्बा देते हैं। और पहले से अब्बा की जो ईदी होती है ना, वो सबसे ज्यादा अभी मायने भी रखती किससे है। मिलती है ईदी आपको? अभी मुझे मेरे बहनों ही हैं बड़े,
वो सबसे पहले ईदी देते हैं। मेरे एक भाई हैं, वो ईदी देते हैं मुझे, और मेरे भाई के जो दामाद हैं वो मुझे आनी कह के वो मुझे ईदी देता है। तो ये 3 लोग तो प्रॉपर ईदी देते हैं। बच्चे भी देते हैं बेटे, अब वो तो जाहिर है बच्चों की भी वो एक बात अलग होती है। अब बच्चे, वही बात है ना, देखिए अब खुशी होती है कि अब हम देते थे पहले, अब हमारे बच्चे हमें देते हैं ईदी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे ईद के ड्रेसेस गिफ्ट करते हैं, बच्चे हमें दे रहे होते हैं। लेकिन जो मजा अभी भी बड़ों से ईदी लेने का है ना, कि मेरे मामू भी ईदी देते हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बड़ों से जाके, बल्कि मैं अपने मामू के सामने जाके खड़ी हो जाती हूँ कि मामू लाएं ईदी निकाल के। अरे तुम्हारे बच्चों को, मैंने कहा मेरे बच्चे हैं वो ठीक है, आप उनको दें, लेकिन मेरी ईदी आपकी पक्की है। आपने जो बात की ना, लाएं मेरी ईदी दे, अभी कल ही मैं अपने शो में बात कर रही थी, गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने कहा कि ईदी लेने का मजा ये ऐसे करके ईदी दें हमारी ना, ईदी फिर निकालें। वो बड़े हमें पता कहते हैं, आदाब भी तो कीजिए ईदी अदा लेके। कीजिए, पहले सलाम करें उसके बाद, बिल्कुल। ये एक अलग ही मजा है। मुझे बताइए, मैंने ईद पे ओवर ईटिंग से आप खुद किस तरह बचती हैं, और अगर अपने आप को बचाती हैं तो हमें बताइए कि वो क्या ट्रिक्स हैं। सबसे पहले तो आप ना ईद पे जो खाने हम पकवान बना रहे होते हैं ना, वो मिर्च मसाले वाले मत बनाओ। क्योंकि मैंने फिर क्या कहा कि हम रोजे रख रहे होते हैं, हम स्टमक को आदी कर लेते हैं उस खाने का। क्योंकि मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया में मुसलमान रमजान में जो है ना, प्रॉपर खाने का जो एक टाइम होता है वो पूरा एक जैसा होता है हर मुसलमान का। तो उसके बाद क्या होता है, मैदा उस खाने का आदी हो जाता है। हम मिर्च मसाले उसमें नहीं खाते, तली हुई चीजें जरूर खाते, लेकिन मिर्च मसाले इतने नहीं खाते। तो कोशिश करें आप, पुलाव हो गया, फीके खाने हो गए, चाइनीज हो गया। मैं तो चाइनीज ज्यादा बनाती हूँ, इसलिए कि चाइनीज फीका खाना होता है, और खाया ऑयली भी भी जाता नहीं है और होता। ऑयली भी कम होता है, और हल्की ग़िज़ा होती है। जितनी आप हल्की ग़िज़ा खाएंगे ना, तो आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो गैसेस बनना शुरू होती हैं, फिर वो ब्लोट करना शुरू कर देती हैं। उससे क्या होता है, आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है, आपको वॉमिटिंग फील होती है जब आप ये खाना इस तरह के खाएंगे, और उसके बाद फिर ये कि बहुत सारी चीजें आप डॉक्टर की सही। जाएंगे। मैं आपसे अभी मैं पूछूंगी, जब अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आके पूछना है मुझे आपसे कि ईद पे आपका, खास तौर से ईद का जो तीसरा दिन है आज का दिन, तो उस पे क्या प्लान होता है, कि रेस्ट करना है या फिर हैंग आउट करना है, या कहीं आज प्लान है जाने का। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद, और हुमैरा नाज हमारे साथ हैं। इनसे मैं ये पूछने लगी थी कि ईद का तीसरा दिन है, तो इनके क्या प्लान है, रेस्ट करती हैं या फिर हैंग आउट करना है, या आज कोई और डिनर पार्टी रखी हुई है। कि तीसरे दिन मेरे बेटे का निकाह है। हाँ, आज जो है तो निकाह है, तो आप हाँ, लाजमन, जाहिर बात है, लाजिम निकाह सी के बात है। वैसे अमूमन थर्ड डे जो होता है वो हमारा बाहर का होता है, कि हम जाते हैं किसी पहले और दूसरे दिन लोग आते हैं गेस्ट हमारे घर में, और तीसरा दिन ये होता है, अमूमन मैं ये कहती हूँ कि थर्ड डे मेरे लिए ये फिजिबिलिटी है कि मैं घर में जो भी है मुझे वो इनवाइट कर ले। मैं तो साफ कहती हूँ कि ये दिन है, पहले आप प्लान कर लो कि किस किस दिन हमें कहाँ किस किस ने बुलाना है। पहला दिन तो मेरे घर पे ही होता है, मैं कहीं नहीं जाती पहले दिन। दूसरे दिन फिर ये है कि कभी मेरी अम्मी वालदा तो मेरी यहाँ नहीं है, वो अमेरिका में होती हैं, तो मेरी बहन है बड़ी, तो मैं उधर जाती हूँ दूसरे दिन। फिर ये है कि हम मिलके, हम मामू के घर जाना है, रिश्तेदारों से ही मिलना होता है ना। ईद तो बेसिकली यही है कि फिर बड़ों से मिलना, तो समझो पूरा हफ्ता हमारा, फिर ईद का जो एक हफ्ता है ना, वो फिर मिलने मिलाने में गुजरता है। एक थर्ड डे सवाल के तो बाद जरूर पूछूंगी ना, आपने कहा ना मैं आप सारी तैयारी कर लेती हूँ, मैं चाहे वो ज्वेलरी हो, बैंगल्स हो या फिर ड्रेस हो, क्या आपने वो कश्मीरी चूड़ियां ली? नहीं ली, अच्छा। मैंने नहीं ली। लेकिन एक्चुअली पता है क्या, मेरी एक आदत है कि जो एक बहुत ट्रेंड में चल पड़ता है ना, कि पिछले साल मैं उम्रे पे गई थी, तो मैंने पीछे देखा था यहाँ फर्शी शलवार का ट्रेंड चला था। पिछले साल फर्शी शलवार चला, मैंने नहीं बनाई। अभी कश्मीरी चूड़ियां ली हैं, मैंने नहीं ली। पहली बात तो यह है कि उसका कॉन्सेप्ट कुछ और है जो मैंने नहीं लिया, लेकिन मैं अमूमन जो चीज बहुत ज्यादा इन हो जाती है ना, तो वो फिर मैं उसको फॉलो नहीं करती हूँ। मैं फिर कहती हूँ कि मैं अपनी ही ड्रेसिंग, मैंने ये चूड़ियां ली, नॉर्मल चूड़ियां लग रही हैं, मैंने ये वाली चूड़ियां ली, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी चूड़ियां। अच्छा, मुझे अब ये पूछना है आपसे कि हमेशा होता है कि भाई रमज़ान का महीना गुजर रहा होता है, तो हम इफ्तार में, मैं भी ऐसी हूँ, इफ्तार कर रही होती हूँ, कहती हूँ कोई बात नहीं अभी खा लेती हूँ, रमज़ान के बाद नहीं खाऊंगी, अच्छा ईद के बाद नहीं, अच्छा ईद के दिन और खा लूँ। ये बातें हम सभी कर रहे होते हैं ना, चाहे फ्रेंड्स बैठे हुए हों या फैमिली बैठी हुई हो, तो ये कहते हैं कोई बात नहीं अभी खा लो, आज ईद का दिन है। उसके अब ये पूछना है, क्या ईद के बाद कोई डाइट प्लान या फिर डाइट प्लान जिंदगी में या सोच में रखना ज़रूरी होता है, और अगर है तो किस तरह से डाइट को प्लान करें अपने?
देखो हमेशा हमारे पास जब डाइटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना तो हम ये सोचते हैं अरे खाना ऐसे बनाना पड़ेगा, ऑयल कम डालना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करो। आपके घर में जो बन रहा है ना, आपने बस अपनी जो आप रोटी खा रहे हो ना उसकी तादाद को कम कर दो। अगर आप 2 पे हो तो 1 पे आ जाओ, 1 हो तो 1 पाव हिस्सा छोड़ दो रोटी का। अब मैं तो पेड़ा इतना लेती हूँ कि मुझे पता है कि इतने पेड़े में मेरी रोटी तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन आटा तो उतना ही जा रहा है ना, तो वो मैं रोटी इतनी बनाती हूँ, कम कर देती हूँ अपनी। ये मैं खुराक को कम कर देती हूँ, लेकिन बंद नहीं करो। खाना पीना बिल्कुल बंद करने से आपके अंदर न्यूट्रिशनस जो वैल्यू है ना वो बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाती है। फिर कहाँ किसी चीज की कमी हो जाती है वो आपको नहीं पता है। आप खाना पीना सब रखें, मैं कहती हूँ जिंदगी कब तक करोगे ऐसी डाइटिंग? जिंदगी भर हम उस डाइटिंग को फॉलो नहीं कर सकते। तो आपने अपनी भूख को बैलेंस कर देना है, खाने को जैसे रोटी कम कर देनी है, चावल कम कर देना है, और उसके साथ साथ आपने अपनी वॉक को लेकर आना है। मैं कहती हूँ जितनी आप वॉक करेंगे ना आप देखेंगे कि आपका वेट खुद ब खुद, क्योंकि कैलोरीज बर्न हो जाएंगी ना आपकी जो आपने खाया हुआ है, तो वो आप खुद ब अभी खुद वॉक रमजान से में क्योंकि पानी का आपका जो है इंटेक Intake नहीं था, बहुत कम पानी था, पी रहे थे। अब क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो फ्रूट्स ऐसे आ गए हैं, खासतौर से जो मेलन है, तरबूज है, खरबूजा, मुख्तलिफ फ्रूट्स, तो इनका इस्तेमाल करें, बढ़ाएं। बिल्कुल करें, इस्तेमाल इनका भी बढ़ाएं। लेमनेड जरूर पिएं, फ्रेश लेमनेड, ये पाउडर वाले घोल के नहीं पिएं। आप आपके पास लेमन आ रहा है, आप लेमनेड घर में बनाइए, और लेमनेड नींबू पानी जो होता है वो आप बना के घर में पिएं। पानी जितना मर्जी आप डिटॉक्स वाटर बना लें, आप पानी के अंदर स्ट्रॉबेरीज डाल लो, पानी के अंदर खीरा डाल लो, ये आपके पास डिटॉक्स वाटर भी बन जाएगा। और जितने सिट्रस फ्रूट्स आ रहे हैं वो आप इनटेक करना शुरू करें। सिट्रस फ्रूट से क्या होगा, आपकी एक तो पानी की कमी भी बॉडी पूरी करेगी, दूसरा आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी। स्किन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि मैं अपनी आपको नहीं कहती हूँ कि मेरी स्किन, मैं कोई ज्यादा अपनी प्रोडक्ट नहीं यूज करती हूँ फेस के ऊपर, सिर्फ कभी कभी ये आपने बताया था अभी मैं last program में, आप मॉइस्चराइजर दफाएं यूज करती हूँ। इसके अलावा मैं यकीन करो मैं अभी फेशियल मैं कभी कराती भी नहीं। मैं फेशियल कराने गई हूँ तो उसने मुझसे पूछा आप क्या करती, मैंने कहा मैं कुछ नहीं करती हूँ सिवाय एक मॉइस्चराइजर के। हाँ ये है कि क्लेंजिंग अपनी आप फेस की बहुत कीजिए, दूसरी चीजों की तरफ मत जाओ। जो जितनी आप अननेचुरल प्रोसेस की तरफ जाओगे उतनी ही स्किन का सत्यानाश करोगे। मेरा आपसे पूछना चाहेंगे कि ईद माशाल्लाह से आज ईद का तीसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद जो है हमारी सबकी गुजरी है और बहुत अच्छा रहा। रमज़ान का महीना भी बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। ये बताइए कि ईद रमज़ान गुजरा, फिर उसके बाद ईद अब अल्हम्दुलिल्लाह गुजर जाएगी, हम डेली रूटीन में अपनी आ जाएंगे, तो उसके लिए अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए 3 ऐसी कोई बातें जो आप हमें ड्रॉप करेंगी, जो बताएंगी कि हमें इस पे अमल करना चाहिए। देखो हम खाने पीने की हद तक तो मैं नहीं कहूँगी, खाना पीना तो सबका साथ साथ चलता रहता है। मैं ये कहती हूँ एक तो आप सामने वाला का एहसास करें, हमेशा खुश रहो, खुश रखो। सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है। सेहतमंद आप खुद रहोगे, जो खाया पियोगे ना वो लगेगा। अगर आप खुश नहीं हैं, आप दूसरे को देख के खुश नहीं रहेंगे, आपको जो आपने खाया पिया वो आपकी बॉडी पे लगेगा भी नहीं, वो हमेशा जलते और कुड़ते ही रहोगे। तो हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव कभी भी नहीं सोचना चाहिए। आप यकीन करें कि इस रमज़ान में जो मुझ पे गुजरी है ना, मैं बताऊंगी कि मैंने कितने क्राइसिस गुजारे। मेरा बच्चा दुबई में फंसा हुआ था और मैंने इतनी दुआएं की हैं कि वो आया है यहाँ पर, और अब मुझे सुकून हो गया कि वो यहाँ पे दुबई में से वापस आ गया है, तो मैं सुकून में हूँ। ये मेरा पढ़ना काम आया है। मैंने जो इबादत की तो मैंने इतना कुछ पढ़ा है ना, मैं नहीं जिस दिन वो आया उसके बाद फ्लाइट बंद हो गई। मैंने कहा देखो ये आपके काम आता है, और अच्छा किया आपके हमेशा काम आएगा। नेकी करते रहो, वो कहते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल, ये बिल्कुल सही है कि आप करते रहो। आप दुनिया दिखावे के लिए नेकी नहीं करो, आप जो है सिर्फ ये करो कि अल्लाह से उसका जजा मिलेगी। मैंने पूरे रमज़ान, मेरे पास पता नहीं कौन कौन कहाँ से आता है, क्योंकि मैं रमज़ान में मेरी डिस्ट्रीब्यूशन चलती है इसकी ज़कात की, जो मैं करती हूँ, सारे राशन और शादियाँ कराना, ये अच्छे कामों में आप आगे बढ़ के आए। मैं कहती हूँ किसी NGO की हमें ज़रूरत क्यों है, हम आपस में मिल के ये काम खुद भी तो कर सकते हैं। मैंने पूरा बेड़ा उठाया हुआ है, मैं ये सारे काम खुद करती हूँ, और सब मुझे ये कहते हैं कैसे कर लेती हो। अल्लाह ने तकरीबन मेरे ख्याल से 15 या 18 साल हो गए मैं ये काम खुद कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मजा आता है और बहुत सुकून मिलता है बहुत दिल अच्छी को। आपने बातें बताई और मैं समझती हूँ इस पे अगर अमल करें तो सबकी ज़िंदगी जो है इसी तरह से खुशगवार गुजरे, और ख़ास तौर से ये कि सेहतमंद गुजरेगी। तो मेरा ईद का क्या मैसेज है? ईद का मैसेज ये है कि देखें, ईद
मैं हमेशा कहूंगी कि अब तो वो ईदें वो आ गई हैं कि अब सादगी से ईद गुजारी जाए, और मैं कहती हूँ कि दूसरों के दुख में हमेशा हम साथ साथ हैं। सादगी से ईद मनाना मना नहीं है, ईद की नमाज पढ़ें, सब कुछ मनाएं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में सादगी को लेकर आए। आने वाला दौर बहुत ख़राब है। मैं फिर भी कहूँगी हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अपने आप को एतदाल पसंदी में लेकर आइए और अपने आप को सांचे में ढालिए, क्योंकि बैलेंस लाइफ होगी तो जब भी आप बैलेंस लाइफ होगी, खुद अच्छे भी से खुश जिंदगी रहेंगे गुजारेंगे। और आपकी आगे की बिल्कुल। जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। बहुत शुक्रिया हुमैरा, आज के दिन आप आई हो खास तौर से ईद के मौके पर, और हमारे साथ आपने ईद सेलिब्रेट की। ईद मुबारक एक बार फिर से आपको जीटीवी की भी तरफ से। और आपको यही कहूँगी कि बहुत अच्छी लग रही थी, और अच्छा आपने हमें ये बताया कि जितना सादा रहेंगे उतनी आसान ज़िंदगी होगी। और आपको यहाँ पे ये कहूँगी कि ईद के तीनों दिन जीटीवी नेटवर्क और हमारी पूरी जो टीम थी, मॉर्निंग टीम आपके साथ थी, और हमारे जो गेस्ट थे उन सब ने आपके साथ अपनी तमाम ना सिर्फ लाइव की, बल्कि ये जो दिन उन्होंने जिस तरह गुजारे हैं उन सब के बारे में आपको इससे शेयर भी किया, और यही बताया कि किस तरीके से जो है ईद को सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं भी आपके साथ ही रही हूँ, तो यहाँ पे यही कहूँगी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज ईद का तीसरा दिन है और अभी मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है, गहमा गहमी भी है, और खाने भी अच्छे अच्छे से बन रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा ये कि हमने अपने आप का किस तरह ख्याल रखना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज हमने बताने की आपको कोशिश की है। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।